इस पर फिंगर पिस्टल का यूज करके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी इसे डॉज कर लेता है। लूची ठीक इसके ऊपर आ जाता है और जेट स्टंप का यूज करके लूची पर एक जोरदार लात मारता है, लेकिन लूची इससे बच जाता है। इसके पास बहुत अच्छी एबिलिटीज है, जो सच में ताकतवर है, पर आखिर इसने अपनी बॉडी के साथ किया क्या है? ओह अच्छा, मैं समझ गया। और एक साथ एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर लूची की ताकत बहुत कम होती है और लूची पीछे जाकर गिर जाता है, लेकिन लूफी लड़ते लड़ते वापस से नॉर्मल हो जाता है। मैं समझ गया। सेकंड गियर की फॉर्म में आने के लिए तुम अपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हो ताकि और ज्यादा ताकतवर बन जाओ। और अगर कोई नॉर्मल इंसान ही करेगा तो इसका दिल फट जाएगा, लेकिन क्योंकि तुम रबड़ के बने हो इसलिए तुम इसे कर सकते हो, पर इसकी भी एक लिमिट है, इसलिए इसे ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। पर शायद तुम्हें पता होगा, अगर तुम ये करते रहे तो तुम्हारी जिंदगी यानी कि तुम्हारा लाइफ स्पैन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। हाँ मैं जानता हूँ मैं इससे मर सकता हूँ, पर अगर इसका यूज करके मैं अपने दोस्तों की जान को बचा सकता हूँ तो मैं ये करता रहूंगा जब तक नहीं मरता। मैं करता रहूंगा। पर अब कुछ नहीं हो सकता, वर्षा यहाँ पर आ चुकी है, तुम्हारे सभी दोस्त मारे जाएंगे। और लूची अपने पीछे एक हमला करके छेद कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी आने लगता है। और लूची बताता है कि ये पानी सीधा लॉ टावर से यहाँ तक आने वाले रास्ते की तरफ जाएगा, जिसका मतलब है कि कोई भी अगर लॉ टावर से यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो उसे ये पानी डुबा देगा। या तो तुम पानी में डूबकर मारोगे या मेरे हाथों से। अपना मुंह बंद रख, मैं सबको बचा लूंगा। और यहाँ पर फ्रैंकी और रॉबिन ने सभी नेवी ऑफिसर्स को लगभग हरा दिया है। और तभी सभी लोग देखते हैं कि धुएं के पीछे से आती हुई नेवी की बैटलशिप्स तेजी से एनीज लॉबी की तरफ आगे बढ़ रही थी। बैटलशिप्स एनीज लॉबी पर हमला करना शुरू कर देती हैं। बस्ट कॉल अब शुरू हो चुकी थी और पूरी की पूरी एनीज लॉबी में खतरनाक हमले होने शुरू हो चुके थे। और हम उन 5 वाइस एडमिरल्स को देखते हैं जो कि अपनी अपनी बैटलशिप्स के अंदर थे। सभी नेवी ऑफिसर्स अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। एनीज लॉबी की हालत बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है। सारे नेवी ऑफिसर्स स्पेंडम को छोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं। कहाँ भाग रहे हो? चिंता मत करो, वो बैटलशिप इस ब्रिज के ऊपर हमला नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, CP9 ग्रुप का लीडर। सुनो, भागो मत, वापस आ जाओ। फ्रैंकी देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तो ये है बस्ट कॉल की ताकत। हाँ निको रॉबिन, क्या तुम ठीक हो? रॉबिन बस्ट कॉल को दोबारा से देखकर ट्रॉमा में आ जाती है। एनीज लॉबी में सब कुछ तबाह होना बिल्कुल पहले जैसा ही था, जैसा ओहारा में हुआ था। जिस चीज का रॉबिन को डर था, जिसकी वजह से रॉबिन ने CP9 का साथ देने का निर्णय लिया, वो चीज आज ठीक इसके सामने आ चुकी है। जिस बस्ट कॉल ने आज से 20 साल पहले रॉबिन से उसका सब कुछ छीन लिया, रॉबिन को डर लगता है कि वो वापस से अपने दोस्तों को ना खो दे। यहाँ पर उसाप, सांजी और जोरो तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जोरो ने उसाप को पकड़ा होता है। अरे जल्दी करो जोरो। अबे अपना मुंह बंद रख, अब क्या उड़ के चला जाऊं? अगर तूने एक और शब्द कहा तो मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा। मुझे माफ कर देना यार, मुझे लगा मैं एक हीरो हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं गिर गया था और मुझे लग रहा है कि मेरी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, पर फिर भी अभी भी जिंदा हूँ यार। तुम जानना चाहते हो कैसे? मैं नहीं बताऊंगा, पर अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। क्या हरकतें कर रहा है भाई? सब पागल वागल हो गया ये? इसके सर पे चोट लगी है क्या? क्या तुम मेरे नए हथियार के बारे में जानना चाहते हो जोरो? साले अपना मुंह बंद रख ले, कितनी बार कहूं तुझे, वरना मैं सचमुच तुझे नीचे फेंक दूंगा पागल आदमी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा ही मान गए। और दादी कुकरो भी थोड़ी ही आगे होती है, सांजी, उसाप और जोरो के आगे। वैसे क्या तुमने वो आवाज सुनी बच्ची? मुझे लगता है हम थोड़ी ही देर में मारे जाने वाले हैं। दादी पटाखे चल रही हैं, हैप्पी दिवाली। अरे ओ पगलेट छोटी बच्ची, दिवाली नहीं आई है, हम सभी का दिवालिया निकलने वाला है। ये सब छोड़ो, लूफी कहाँ पर है यार? अच्छा वो पायरेट वाले भैया, हाँ वो पहले जो लोहे का गेट था ना जिससे हम अंदर आए, वो भैया नहीं तोड़ा था। सच में वो कमाल के हैं। और जानते हो उसके बाद वो छोटे भी हो गए थे। क्या लूफी छोटा हो गया? हाँ, और सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। उन्होंने थर्ड गियर कहा था और उसके बाद आसानी से उस दरवाजे को तोड़ दिया और छोटे होकर वहाँ से आगे चल दिए। नामी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, क्या थर्ड गियर? पर आखिर ये है क्या चीज? और तभी नामी को पानी की आवाज आती है जो कि तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। और उसे देखते ही सभी लोग उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देते हैं। इन सभी के पीछे पानी पड़ चुका है और सभी लोग पीछे की तरफ वापस जाने लगते हैं। यहाँ पर लूफी और लूची को देखते हैं। पानी होने की वजह से अब कोई नहीं आ सकता, तुम्हारे सभी लोग मारे जाएंगे। और ऐसा बोलकर लूची ऊपर की तरफ चला जाता है। अपना मुंह बंद रखो, समझ गए ना? और लूफी भी तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर आने के बाद लूची और लूफी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लूची कहता है कि जगह सी लेवल से थोड़ी सी ऊपर है, पानी यहाँ पर नहीं आ सकता, अब कोई भी नहीं बच सकता। तुमने कहा था कि तुम सबको बचा लोगे, अगर तुम चाहो तो उन सभी को बचाने के लिए जा सकते हो। नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो सभी खुद का ख्याल रख सकते हैं। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम ऊपर जाकर उन्हें मार दोगे, तुम मेरे सभी दोस्तों को मार दोगे, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। और यहाँ पर उसप बेचारा नीचे गिर जाता है मुंह के बल। और तभी उसप को सामने की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसी पानी की थी जो कि इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये आवाज तो वही है। अरे सुनो दोस्तों। पर उसप देखता है कि दोनों आगे जा चुके हैं ऑलरेडी। अरे मैं चल नहीं सकता पागलों, मैं क्या उड़ के दूंगा? अरे वापस आओ भाई। अरे यार मर गया। यहाँ पर लूची और लूफी एक दूसरे पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देते हैं। दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे। लूफी लूची के पैर को पकड़ता है और अपनी राइफल का यूज करके इस पर हमला कर देता है, पर यह अटैक लूची पर काम नहीं करता है और लूफी को पकड़ लेता है अपनी पूंछ का यूज करके। और लूफी से कहता है, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, सरकार से लड़ना यानी कि मारे जाना। तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। अभी लूफी से पकड़ता है और इसे घुमाकर दूर फेंक देता है। लूफी गम गम पिस्टल का यूज करके इस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर लूची इसके हमले को डॉज कर लेता है। लूची स्माइल करता है और कहता है, हार मान लो। और लूफी पर तेजी से हमला कर देता है और एकदम से इसके पीछे आकर अटैक करने लगता है। फ्लाइंग फिंगर पिस्टल, वो भी आग के साथ। और लूची फिंगर पिस्टल का यूज करके लूफी पर बहुत जोरदार हमला कर देता है। ये अटैक सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक था और लूफी पीछे गिर जाता है। तुम तो काफी कमजोर निकले, क्या तुम हार मानते हो? पर लूफी भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊं तो अब देखना, ये है थर्ड गियर। और लूफी अपने एक हाथ को बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है। लूफी अपने हाथ को बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है और लूफी लूची पर इतना जोरदार हमला करता है कि लूची बिल्डिंग को तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है और बाहर सभी नेवी ऑफिसर से देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या है, इतना बड़ा हाथ? और अगर लूची पानी में गिर जाता है तो ये बच नहीं पाएगा, पर किस्मत इसके साथ होती है और नेवी की बैटलशिप के ऊपर आकर गिर जाता है।
लगता है। सारे नेवी ऑफिसर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिर ये है कौन? क्या ये कोई पायलट है? और ये इतना बड़ा हाथ किसका था? और यहाँ पर सांजी और जोरो वापस से उस को उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे मेरी बात सुनो यार, शायद से सामने पानी है, अगर तुम ध्यान से सुनो तो उससे सुन पाओगे। हाँ तुमने सही कहा, पर हमें आगे ही जाना होगा। उस पर जैसे ही दोनों आगे देखते हैं तो बुरी तरह से चौंक जाते हैं। दादी, कुकुरो और बाकी सभी लोग भी उन्हीं की तरफ आ रहे थे। जोरो, इस पानी का कुछ करो यार, हम डूब जाएंगे वरना। अरे भाई इसमें हम क्या करें? और पीछे सांजी नामी को देखकर सिंपिंग करना शुरू कर देता है। नामी सान, आप मेरी बाहों में आ जाइए, सुनिए मेरे पास आओ। जोरो रास्ते में एक छेद करने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं हो पाता है और तभी एकदम से पानी इन सभी के पास आ जाता है। सभी लोग पानी के अंदर डूब जाते हैं। यहाँ पर एनीज लॉबी में अभी भी हमले जारी होते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सर, हम निको रॉबिन का क्या करें? वो अभी उस ब्रिज के ऊपर है, क्या हम जाकर उसे पकड़ लें? ये सुनकर ये वाइस एडमिरल कहता है, नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। हमारा मिशन उसे पकड़ना नहीं है। हम ब्रिज को जोड़कर सभी चीजों को तबाह कर देंगे। ठीक है सर, पर क्या अभी जो बंदा हमारी बैटलशिप के ऊपर गिरा, क्या वो रॉब लूची था? यहाँ पर लूची खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है और सभी नेवी ऑफिसर्स इस पर गन तान देते हैं। हे, जवाब दो, तुम आखिर हो कौन? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे। और तभी एक ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है पीछे से। अपने हथियारों को नीचे करो, ये कोई और नहीं CP9 का रॉब लूची है। सारे नेवी ऑफिसर्स ये सुनकर डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे रॉब लूची, अरे लूची सामा, हमें माफ कर देना सर, हम वापस ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर एक ऑफिसर वाइस एडमिरल से कहता है कि इसने रॉब लूची के बारे में एक अफवाह सुनी थी, क्या ये वही रॉब लूची है? और एडमिरल कहता है कि हाँ ये वही रॉब लूची है। ये करीब 15 साल पहले की बात है। एक देश में 500 से भी ज्यादा लोगों को कुछ पायरेट्स ने पकड़ कर रखा था। इसके बाद हम 15 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ पायरेट्स और कुछ देश के लोगों के बीच में फाइट चल रही थी। और जब पायरेट्स ने अपनी कैनन्स को बाहर निकाल लिया तो उनके बॉस ने कहा कि तुम सभी लोग अब कुछ नहीं कर सकते, तुम सभी लोग हार मान लो और अगर मरना नहीं चाहते हो तो अपनी हार को स्वीकार कर लो। सभी लोगों ने कैनन के डर की वजह से अपने हथियारों को नीचे कर दिया। बहुत बढ़िया, अब इन सभी को पकड़ लो। और उन पायरेट्स ने 500 से भी ज्यादा लोगों को पकड़ लिया और बदले में मांग कर ही उस पूरे के पूरे देश की। और इस देश का राजा कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसे क्या करना चाहिए और इसके सलाहकार इसे सलाह देते हैं कि उनकी मांग को मना कर देना चाहिए। पर वो सभी लोग हमारे देश के लिए लड़े हैं और पकड़े गए, हम उन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते हैं। और बात रही इस किंगडम की, इसे हम दोबारा से हासिल कर सकते हैं, पर अगर देर कर दी तो उन सब की जिंदगी नहीं बचेगी। पर महाराज, अगर ये सब करने के बाद भी उन लोगों ने दोबारा से हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाता है जिसने बोला कि सरकार ने हेल्प करने के लिए किसी को भेजा है। ये सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और तभी लूची यहाँ पर आ जाता है इनके सामने। मुझे बताइए वो शिकार आखिर है कहाँ पे? जाओ मेरे शेर, लिटरली ये बंदा शेर ही है, उन सभी को हरा दो। जी सर, मैं समझ गया, और प्लीज बीच में कोई मत आना, मुझे मेरा काम करने दीजिए। और लूची यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम उन सभी पायरेट्स को देखते हैं जो कि इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अब ये पूरा का पूरा देश इनका हो जाएगा। पर तभी लूची यहाँ पर आ जाता है, क्या तुम ही हो यहाँ के कैप्टन? हाँ। और इनका कैप्टन कहता है, हाँ मैं ही हूँ, पर बच्चे आखिर तू है कौन? मैं यहाँ पर सरकार की तरफ से आया हूँ ताकि तुम सभी को मार सको। क्या तू मारेगा मेरे को? क्या बोला? सरकार ने तुझे भेजा है? हाँ, तू हमें मारेगा? सुन बे, चल गोसे, मजाक करना बंद कर, हम तुझे यहीं पर मार देंगे, समझ गया ना? ये दोनों गुंडे लूची पर हमला कर देते हैं पर आयरन बॉडी की वजह से इनकी तलवार ही टूट जाती है और लूची को कुछ भी नहीं होता है। सभी लोग इसे देखकर चौंक जाते हैं। लगता है तुम सच में सरकार की तरफ से हो, पर याद रखना अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम मारे जाओगे। ए साथियों, इसे पकड़ लो और डाल दो जेल में। और सभी पायरेट्स इस पर गन तान के खड़े हो जाते हैं और लूची एक स्माइल करता है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये इसके प्लान का एक हिस्सा था। और कुछ ही देर में सभी लोग लूची को उन सभी 500 लोगों के पास लेकर आ जाते हैं और ये पायरेट्स उन कैदियों से कहते हैं, इस छोटे से बच्चे ने कहा कि ये तुम्हें बचा लेगा, क्या बेतुकी बातें हैं। जाओ अंदर। और लूची को इस जेल के अंदर डाल देते हैं इन सभी के साथ। यहाँ पर लूची कहता है, एक बात बताओ, क्या सभी लोग यहीं पर हैं? वो सभी 500 लोग जिन्हें इन पायरेट्स ने पकड़ा था। और लूची ने उन सभी को मारना शुरू कर दिया। एक एक करके लूची इन सभी को मारने लगता है। वो 500 के 500 लोग लूची के हाथों मारे गए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और नेवी ऑफिसर ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्या 500 लोगों को मार दिया? पर ऐसा क्यों? और वाइस एडमिरल ये सुनकर कहता है, उसके बाद सभी लोग गुस्से में आ गए और उन सभी ने हमला शुरू कर दिया। वो लड़का 500 मरे हुए लोगों के ऊपर था और बिना समय बर्बाद किए उनके बॉस को एकदम से ही मार दिया। और वापस से पास्ट में इनका कैप्टन कहता है, तुमने इन सभी को कैसे मारा? मैंने इन सभी को इसलिए मारा क्योंकि इनमें से कोई भी इंसाफ के लिए नहीं लड़ पाया और इनकी कमजोरी देश को खतरे में डाल सकती है। इन्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। तो क्या ये है तुम्हारी सरकार का इंसाफ? हाँ, अपने ही लोगों को मार देना। बकवास बंद करो। ऐ साथियों, इस पर कैनन से हमला कर दो, ये बचना नहीं चाहिए। सभी लोग कैनन से लूची पर हमला कर देते हैं पर लूची को खरोंच तक नहीं आती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये आखिर है कौन? और तभी लूची अचानक से आकर पायरेट को पकड़ लेता है। लूची वो लड़का जिसकी पीठ के ऊपर गोलियों के निशान थे। ये बंदा 13 साल की उम्र से ही CP9 का एक मेंबर था। CP9 के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर, जिसका सिर्फ एक ही मिशन है, वो है जस्टिस। और प्रेजेंट में वाइस एडमिरल कहता है कि लूची को उसका काम करने दो। और यहाँ पर लूफी भी उड़कर ठीक उस बैटलशिप के ऊपर आ जाता है जिसके ऊपर लूची खड़ा हुआ है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा लूची, लूची ता लूचे। और बैटल एक्स का यूज करके तेजी से हमला करता है जिसकी वजह से बैटलशिप टूट जाती है। लूची ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लेपर्ड में और लूफी को काट लेता है पर लूफी इसके हमले से बच निकलता है। लूची ठीक लूफी के पीछे आ जाता है। मैं समझ गया, तीसरे गियर के बाद तुम्हारी ताकत बढ़ गई है पर स्पीड कम हो गई है। और ऐसा बोलकर लूची को नीचे गिरा देता है मारकर। इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में बैटलशिप की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर एक वाइस एडमिरल कहता है, नंबर 4 की बैटलशिप को तबाह कर दो। पर सर वहाँ पर अभी भी हमारे लोग हैं, करीब 1000 के आसपास। वाइस एडमिरल ये सुनकर एकदम से इस नेवी ऑफिसर को गोली मार देता है। हम ये नहीं कर सकते। अगर उन्हें बचाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाती तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम लेते? सब लोग मेरी बात सुनो, उस पर फायर कर दो। और नंबर 4 की बैटलशिप को तबाह कर दिया जाता है जिसकी वजह से लूफी दूर जाकर गिर जाता है पर सेफ है। और थर्ड गियर की वजह से लूफी वापस से छोटा हो जाता है। बाल बाल बच गया। फिर क्या वो लोग
पागल है क्या? खुद की ही शिप पर हमला कर रहे हैं। अजीब साइको इंसान है। पर कुछ भी हो, थर्ड गियर से मैं कमाल का बन गया था, लेकिन लगता है मेरा शरीर इसे सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है। और लूफी भागकर यहाँ से जाने लगता है। कितना क्यूट लग रहा है भाई ये छोटा सा। जब तक मैं ऐसा हूँ मुझे कहीं पर जाकर छुप जाना चाहिए, वरना सभी लोग मुझे मार देंगे। यहाँ पर एनिस लॉबी के ऊपर अभी भी हमला जारी होता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे और ज़ाम्बाई कहता है जल्दी करो वरना हम यहाँ पर मारे जाएंगे। और यहाँ पर स्पेंडम फ्रैंकी से कहता है कि रॉबिन को हमें सौंप दे, हम तेरी सारी की सारी सजाएं माफ कर देंगे, और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसे भी टॉम की तरह मार दिया जाएगा। ये सुनकर फ्रैंकी को गुस्सा आ जाता है और तेजी से मारकर इसे पीछे फेंक देता है। बकवास करना बंद कर। स्पेंडम अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। जाओ जल्दी, निको रॉबिन को मेरे पास लेकर आओ। और अपनी एलिफेंट वाली तलवार का यूज करके निको रॉबिन पर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि रॉबिन को छू पाता, फ्रैंकी ठीक इसके सामने आ जाता है। सुन मेरी बात हाथी, अगर तू मरना नहीं चाहता तो अपनी नाक को नीचे कर दे। और ये हाथी फ्रैंकी की बात को मान लेता है। रॉबिन, क्या वो लोग सच में यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ, वो सभी लोग पकाएंगे। और फ्रैंकी कहता है कि इसने अपना सब कुछ लगा दिया है इस फाइट में, जितना कर सकता था इसने किया। मुझे नहीं पता था कि उस दिन के बाद वापस से एक ऐसा दिन दोबारा से आएगा। अगर उस दिन मेरे पास ताकत होती तो शायद मैं टॉम सान को बचा सकता था। टॉम सान को पायरेट की शिप को बनाने के जुर्म में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। मैं चाहता था कि टॉम सान को बचा पाऊं, पर हमारी लड़ाई सरकार के साथ थी। हम कुछ नहीं कर सकते थे। जिन भी अपराधियों को एनिस लॉबी के अंदर लेकर जाया जाता था वो वापस कभी नहीं आ पाते थे। तब भी जितना मैं कर सकता था मैंने किया। मैंने उसी ट्रेन को रोकने की कोशिश भी की थी, पर आखिर में मैं कुछ ना कर पाया। मैंने सरकार के सामने हार मान ली थी। पर आज तुम सभी लोगों ने सरकार की बात को गलत साबित कर दिया है। बस अपनी एक दोस्त को बताने के लिए तुम्हारे दोस्त सरकार के साथ भिड़ गए, पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। मैं बोलूं तो सच में वो लोग कमाल के हैं। तब से लेकर आज तक मैं उस दिन के बारे में कभी नहीं भूला। जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ जिसने भी ये किया मैं उसे एक दिन कुचल कर रख दूंगा। और फ्रैंकी सचमुच उस एलिफेंट के थ्रू स्पेंडम को कुचल कर रख देता है। बिल्कुल ऐसे ही। खैर उन्हीं की वजह से मैं अपना सपना पूरा कर पाया। जिस गवर्नमेंट से फाइट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था वो आज मैंने कर दिखाया है, बस उन सब की वजह से। तो आज अगर मुझे तुम्हारे दोस्तों के लिए मरना भी पड़े रॉबिन, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और रॉबिन भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुमने सही कहा फ्रैंकी, मैं भी लड़ूंगी। 20 साल पहले मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया था। बशकौल एक और बार आ चुकी है। ये वही है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। सोल, आखिरकार मुझे मेरे दोस्त मिल ही गए जैसा कि तुमने कहा था। अब मैं अकेली नहीं हूँ। यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। और जैसे ही ये लोग यहाँ से आगे आए तो सामने देखते हैं कि बैटल शिप खड़ी हुई है और एक वाइस एडमिरल कहता है अपने ऑफिसर की आईडी पता करके इन्हें बैटल शिप के अंदर ले आओ और बाकी सभी को तबाह कर दो। और एनिस लॉबी के सभी ऑफिसर्स शिप के अंदर आ जाते हैं। और अब कोई बचा था तो वो थे फ्रैंकी फैमिली वाले। सभी ऑफिसर्स इन पर गन तान देते हैं। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मारे जाओगे। और लूची लूफी से कहता है कि इसी के लगाई इससे बच जाएगा, अभी कुछ नहीं कर सकता। और अगर ये सब कुछ थर्ड गियर की ताकत की वजह से है तो मेरी बात मानो, तुम उससे ताकत के लिए अभी तैयार नहीं हो। और तभी लूची लूफी को पकड़ लेता है। लूफी अभी अपनी छोटी वाली फॉर्म में होता है। अब मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और तेजी से लूफी पर हमला करने ही वाला था, पर तभी एकदम से नीचे गिर जाता है। ये क्या, मैं हिल नहीं सकता। इसका थर्ड गियर सच में कमाल का है। और तभी लूफी पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। देखा, मेरा अटैक बेकार का नहीं था। यहाँ पर हम जोरो और बाकी सभी को देखते हैं जो कि पानी के अंदर डूब चुके हैं। और जोरो कहता है कि इसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्या यही थे मेरी जिंदगी? मेरे जैसा एक महान संत आदमी इस पानी में डूबकर मर जाएगा। और जोरो, मेरे जाने के बाद मेरी सारी जायदाद तेरे नाम दोस्त। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैप्टन उसाप इतनी आसानी से नहीं मर सकता। और तभी कोई चीज इन सभी को पकड़ लेती है और यहाँ से लेकर जाने लगती है। पर ये चीज है क्या? ये सच में वही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब है कि पहले की वो कहानियां सच थी? जब लोग समुद्र में डूबने लगे तो एक जल परी ने उन्हें बचा लिया। उन सभी ने बताया कि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बिल्कुल इसी के जैसी। और हम उस खूबसूरत जल परी को देखते हैं जो थी दादी कुकरो। कसकर पकड़ो बच्चों, मैं तुम्हें बचा लूंगी। दादी कुकरो एक जल परी के कॉस्ट्यूम में आ जाती है इन सभी को बचाने के लिए। और इसे देखकर सांजी बेचारा बुरी तरह से हैरान हो जाता है। ये थी वो जल परी? ये जल परी नहीं, ये तो करमजली है। मोटी दादी, सारा मूड खराब कर दिया। और यहाँ पर फ्रैंकी और रॉबिन ने मिलकर स्पेंडम की शिप के ऊपर कब्जा कर लिया है। माफ करना, पर हमें इस शिप की जरूरत है दोस्तों, ताकि हम यहाँ से भाग सकें। वैसे भी मेरे दोस्त आते ही होंगे। फ्रैंकी की नजर नीचे पानी में जाती है। ये क्या है? और तभी दादी कुकरो बाहर आ जाती है इन सभी को लेकर। और एक शिप के ऊपर एक बंदा अपने वाइस एडमिरल से कहता है सर, हमारी बैटल शिप ने मिलकर मेन गेट के सामने कुछ पायरेट्स को ढूंढ लिया है। उन सभी को कुछ ही देर में खत्म कर दिया जाएगा सर। और यहाँ पर सभी लोग शिप के ऊपर आ चुके हैं। सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बिल्कुल ऐसे कि जैसे सभी लोग ट्रॉमा में हो। फ्रैंकी इन सभी को देखकर कहता है कि लगता है इन्हें बहुत बड़ा सदमा लग गया है। लगेगा भाई। सारी उम्मीदें तोड़ दी इसने कुकरो ने। ये सभी लोग बच गए मेरी मेहरबानी से। पर ऐसा भी क्या हो गया, इन सभी ने सांस लेना ही बंद कर दी। ये आपकी वजह से। बूढ़ी अम्मा, ये कैसी कॉस्ट्यूम है आपकी? ये तो मेरी जवानी की कॉस्ट्यूम है। कुकरो की नजर रॉबिन पर जाती है। अच्छा, तो तुम हो वो लड़की हाँ, जिसके लिए वो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। उस टाइम पर जब उसने कहा था कि वो पायरेट किंग बनना चाहता है तो मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई थी, पर किससे पता शायद वो ऐसा बन भी जाए। और यहाँ पर जोरो, उसॉप और इन सभी को होश आ जाता है। और कुकरो को देखकर इनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। देखा तुमने, जल परी सच में थी। उसने आखिर सच में हमें बचा ही लिया। हाँ, जो लोगों ने कहानियां बताई थी वो सच निकली। उसॉप, ये दादी तो एक जल परी है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मान सकता। जल परियां ऐसी नहीं दिखती हैं। अरे बच्चे, मैं सच में एक जल परी ही हूँ। कह दो ये झूठ है, तुम कोई जल परी नहीं हो सकती। कह दो ये झूठ है। एक जल परी बहुत सुंदर होती है, बिल्कुल किसी परी के जैसे। तुम वो नहीं हो। अरे वो सुंदर दिखने वाली मैं ही हूँ। बेचारा सांजी अपना दिल तोड़ बैठता है। तभी सांजी की नजर रॉबिन पर जाती है। रॉबिन चान आपका हीरो आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि सांजी रॉबिन के पास जा पाता, इसे गले लगाने के लिए चॉपर और नामी इसे पकड़ लेते हैं। रॉबिन, तुम आ गई, हमें बहुत खुशी है। रॉबिन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। नहीं नामी, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए। जोरो थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि एनिस लॉबी की हालत खराब हो चुकी है। फ्रैंकी
भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इसे लगता है कि आइलैंड को तबाह करने के बाद वो लोग रॉबिन के पास आएंगे। पर आखिर लूफी कहाँ पर है? हम उसके बिना यहाँ से नहीं निकल सकते। लगता है वो भी ब्रिज के फर्स्ट कॉलम में होगा, वो भी लूची के साथ। चलो उसकी मदद करने जाते हैं ज़ोरो। नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हम फिर से अलग हो जाएंगे। अच्छा होगा हम ये सब कुछ लूफी पर छोड़ दें, वो उसे हरा सकता है। हम यहीं पर रुककर उसके आने का इंतजार करेंगे। और यहाँ पर फ्रैंकी के साथ ही उन सभी बैटल शिप्स के सामने आ चुके हैं। सब कैनन्स तैयार करो, हम इन्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। और तभी नेवी कैनन से इन पर हमला कर देती है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लगता नहीं कि कोई भी बचा होगा। मेन गेट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यहाँ पर ज़ोरो और बाकी सभी लोग वेट कर रहे होते हैं लूफी के आने का। पर तभी बैटलशिप में एक अनाउंसमेंट होती है। हमने एनिस लॉबी के सभी ऑफिसर्स को अपनी शिप में ले लिया है और मेन गेट पर हमें कुछ लोग भी मिले, 50 पायरेट्स और 2 जायंट्स जो कि उन सभी को लेकर यहाँ से भाग रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, वो सभी लोग बच निकले। उन सभी पर कैनन से हमला करके उन सभी को खत्म कर दिया गया। सभी लोग मर चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर फ्रैंकी चौंक जाता है। अब सिर्फ वो ब्रिज बचा है, बाकी सभी चीजों को तबाह कर दिया गया है। ओहिमो, काशी, फ्रैंकी के साथ ही युकोजुना सभी लोग मारे जाते हैं। फ्रैंकी बेचारा बहुत दुखी हो जाता है कि इसे बचाने के लिए वो सभी लोग एनिस लॉबी में घुस गए थे। और यहाँ पर लूफी वापस से सेकंड गियर को यूज करने लगता है। लूफी लूची पर हमला करता है। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन सेकंड गियर का यूज करने की वजह से लूफी की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पंचेस मारते हैं। लूफी अपने हाथ को ऊपर करता है और जेट बुलेट का यूज करके लूची को पीछे धकेल देता है। और लूची अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है और लूफी पर हमला करता है। ये हमला खतरनाक था। इन दोनों की फाइट की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। और यहाँ पर एक नेवी ऑफिसर अपने वाइस एडमिरल से कहता है कि लूफी अभी ठीक लूची के सामने होगा और ब्रिज को छोड़कर इन्होंने हर चीज को तबाह कर दिया है। अब आगे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। वाइस एडमिरल कहता है कि सारी शिप्स को उन ब्रिज की तरफ इकट्ठा कर दो। और नेवी की सारी बैटल शिप्स उस ब्रिज की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन ब्रिज पर पहुंचने से पहले ही उन सभी ने ब्रिज का एक हिस्सा तोड़ दिया। पर आखिर क्यों? ज़ोरो और बाकी सब ये देखकर कहते हैं हम समझ गए, ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि हम वहाँ पर ना जा सके और लूफी वापस ना आ सके। और तभी कोई बताता है कि ब्रिज के ऊपर करीब 9 पायरेट्स होंगे। पायरेट की पहचान निक, रॉबिन, ज़ोरो, ये सभी वही हैं जिन लोगों ने CP9 वालों को भी हरा दिया है। ज़ोरो उन सभी को देखकर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। लगता है वो सभी लोग आने वाले हैं, पर एक बात को याद रखना, हम रॉबिन को वापस से नहीं जाने दे सकते। यहाँ पर नेवी ऑफिसर्स कहते हैं कि इन लोगों ने CP9 तक को हरा दिया है। इतिहास में पहली बार किसी पायरेट की वजह से इतना बड़ा आइलैंड तबाह हो चुका है। पर जो भी हो, CP9 को हराने का मतलब ये नहीं कि लोग जीत गए। लूची अभी तक हारा नहीं है और ना ही वो हारेगा। और हम सभी लोग इन पायरेट्स को यहाँ पर खत्म कर देंगे और निक रॉबिन को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर उसॉप नीचे देखता है और इन सभी की नजर लूफी पर जाती है। लूफी, हमारी चिंता मत करो, हमने रॉबिन चान को बचा लिया है लूफी। अब कुछ रहा है तो उसे हराना, उसे हरा दो लूफी। अगर तुमने उसे हरा दिया तो हम इस फाइट को जीत जाएंगे। हाँ, हम जीत जाएंगे लूफी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है लूफी, तुम्हें कर सकते हो। लूफी सुनकर एक स्माइल करता है। ये सब मुझ पर छोड़ दो दोस्तों। और सारी बैटल शिप्स ब्रिज को घेर लेती हैं। 200 नेवी हेडक्वार्टर्स को नीचे भेज दो। निक रॉबिन को पकड़ो और बाकी सभी को यहाँ पर खत्म कर दो। क्या 200 नेवी के कैप्टन? अरे हम इन्हें कैसे हराएंगे? और एक मिनट, ये सांजी कहाँ पर चला गया? साले सांजी भाग गया तू। आखिर वो पागल कहाँ भाग गया? छोड़ो इसे, इन सभी को दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। पूरे कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, सॉरी गाइस, थोड़ा सा भटक गया था। कुछ भी हो जाए, लूफी के आने तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। हम हमारी दोस्त निक रॉबिन को वापस नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे नेवी ऑफिसर्स इन पर हमला कर देते हैं। निक रॉबिन को पकड़ लो। और फ्रैंकी इन सभी पर आग से हमला कर देता है। ज़ोरो भी आगे बढ़ता है और ऊपर जाकर काफी सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। और उसॉप भी किसी से फाइट कर रहा होता है। ओए सुनो, रुक जा, अगर तुम्हें तलवार चलानी आती है तो ज़ोरो के पास जाओ भाई, वो है तलवारबाज, मैं नहीं हूँ। वो देखो वो ज़ोरो, उसके पास जाओ, हरे वाले वालों के पास। और जैसे इस ऑफिसर ने उधर देखा तो उस ने इस पर हमला कर दिया। देखा मेरा कमाल, ये है कैप्टन उसॉप की असली ताकत, छल कपट और धोखा। यहाँ पर ज़ोरो को बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स ने घेर कर रखा था। तुम सभी लोग ज्यादा होकर भी मुझे नहीं हरा सकते। पर तभी एक बहुत जायंट सा नेवी ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है, जिसने अपनी बड़ी सी एक्स का यूज करके ज़ोरो पर बहुत तेजी से हमला कर दिया। क्या बेकार का अटैक था ये। और अपनी 3 तलवार की ओनिगिरी का यूज करके ज़ोरो उस ऑफिसर को मारकर पीछे फेंक देता है। और तभी एक और ऑफिसर उसॉप के पास आ जाता है उसे मारने के लिए। और उसॉप वापस से उसे ज़ोरो के पास भेजने लगता है। ये देखो उधर की साइड, वो रहा ज़ोरो, इससे लड़ो। यहाँ पर नामी भी अपने थंडर चार्ज का यूज करके बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराती है। रॉबिन भी अपना कमाल दिखाती है और दादी एक्टिंग करने लगती है। इन सभी ने हमें बंदी बना रखा है, हमें बचा लो। यहाँ पर लूफी और लूची को देखते हैं, जहाँ पर लूफी लगातार लूची पर हमले कर रहा था, जिसकी वजह से लूची के सर से खून आने लगता है। लूची ठीक लूफी के पीछे आ जाता है। ये अटैक सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक था, इतना ज्यादा कि लूफी पीछे जाकर गिरता है। लूफी आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि लूफी इस फाइट को हार गया है। उसॉप दूर से खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और तभी उसॉप अपना मास्क नीचे गिरा देता है और बोलता है, लूफी तुम नहीं हार सकते। यहाँ पर लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और तभी इसे ऊपर से उसॉप की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लूफी खड़े हो जाओ। उसॉप तुम वापस आ गए दोस्त। मैं तुम्हारे लिए नहीं लूफी, अपने दोस्त के लिए आया हूँ ताकि उनकी मदद कर सकूं। ए यू बिल्ली, मैं तुझसे लड़ूंगा, मैं तुझे हरा दूंगा। दम है तो मेरे साथ फाइट कर, लूफी को अकेला छोड़ दे। तुझे क्या लगा कि मैं कमजोर हूँ? मैंने आज तक इस बात को किसी को नहीं बताया है, नहीं बताया कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। जो कहानियां तुमने कैप्टन उसॉप के बारे में सुनी है, एक खतरनाक पायरेट, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, कैप्टन उसॉप। लूची सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसॉप की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लूफी कहता है, उसे अकेला छोड़ दो, ये लड़ाई हमारे बीच है लूची, ना कि उसकी। हाँ लेकिन तुम हार गए हो। अब देखो मैं
इसे कैसे हराता हूँ। अगर दम है तो मुझसे लड़ो। उसॉप चुप हो जा, वो तुम्हें मार देगा। हाँ लूफी, तुमने सही कहा। अगर तुम खड़े नहीं हो पाए तो वो सच में हमें मार देगा, इसलिए खड़े हो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं ना मरूं तो खड़े हो जाओ दोस्त। जिस लूफी को मैं जानता हूँ वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता है। हम सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब बारी तुम्हारी है लूफी। जिस लूफी को मैं जानता हूँ वो कभी हार नहीं मानता है। और तभी पीछे से लूफी उठ जाता है। मैं जानता हूँ उसॉप, मैं ये कर सकता हूँ। माफ करना अगर तुम्हें लगा कि मैंने हार मान ली। उसे हरा दो लूफी, हम यहाँ से एक साथ बाहर निकलेंगे। मैं वादा करता हूँ। बिल्कुल सही कहा उसॉप, मैं इसे हरा दूंगा। तुम सच में पागल निकले। मैं चाहता था कि तुम सभी लोग एक साथ रहो। पता है कैसे? नर्क में। और तभी लूफी और लूची एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और बहुत तेजी से एक दूसरे पर मुक्के मारने लगते हैं। और यहाँ पर नामी और रॉबिन को बहुत सारे ऑफिसर्स घेर लेते हैं। और तभी नामी अपनी छड़ी का यूज करके एक बादल बना देती है और तभी अपने थंडरबोल्ट टेम्पो का यूज करके इन सभी ऑफिसर्स को हरा दिया। और यहाँ पर चिमनी कहती है, दीदी आगे बढ़िए और इस भालू के बच्चे की चिंता मत कीजिए, इसे हम पर छोड़ दीजिए। क्या अनपढ़ लोग हैं ये। मैं एक रेनडियर हूँ। मैं चाहता था कि इनकी फाइट में हेल्प करूँ। दोस्तों मुझे माफ कर देना, पर मैं उठ नहीं पा रहा। बेचारा चॉपर रंबल बॉल खाने की वजह से बुरी तरह से थक चुका है, इतना ज्यादा कि अब ये उठ भी नहीं सकता है। और यहाँ पर सांजी एक लीवर के पास आ चुका है। तो ये रहा वो लीवर। हाँ, अब इन सभी की खैर नहीं। और यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स उस सब पर हमला करने वाले थे, पर तभी लूची की टेम्पेस्ट किक इन सभी को एक ही बार में हरा देती है। ये कैसे हो सकता है? ये सब एक ही बारी में हार गए। ओह अच्छा, मैं समझ गया। लगता है ये सब मैंने ही किया है। ये पक्का मेरी ही कोई अंदर की छुपी हुई ताकत होगी जो कि अब बाहर प्रकट हो रही है, क्योंकि मैं हूँ कैप्टन उसॉप, समुद्र का राजा। यहाँ पर एक नेवी ऑफिसर जोरो से कहता है, क्या तुम ही हो जोरो? हाँ वो मैं ही हूँ। तुम कौन हो? अब तुम नहीं बचने वाले। और जोरो की एक तलवार को खत्म कर देता है और जोरो के एक हाथ को पकड़ लेता है और जोरो के हाथ को डैमेज करने लगता है। लेकिन तभी इस पर कोई हमला करके इसे पीछे गिरा देता है। और एक काम था उसॉप का। यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जिसके मुंह से खून आने लगता है। और तभी लूची ठीक इसके सामने आ जाता है और अपनी पूंछ से लूफी को पकड़ लेता है। तुम्हारा खेल अब खत्म होता है। ये अल्टीमेट रेडियस। और उसके बाद अपनी 6 स्टीम गन का यूज करके लूफी को पूरी तरह से घायल कर देता है। लूफी की हालत खराब हो जाती है और नीचे गिर जाता है। लूची इस अटैक को परफॉर्म करने के बाद यहाँ से जाने लगता है, पर तभी लूफी अचानक से ही खड़ा हो जाता है फिर से। क्या तुम एक चीज भूल गए? मैंने कहा था कि मैं जब तक तुम्हें नहीं हरा देता मैं नहीं हारने वाला। ये देखकर लूची को गुस्सा आ जाता है कि मरता क्यों नहीं है भाई। आखिर मरने का क्या लोगे तुम जिंदा कैसे हो? ये नहीं हो सकता। लूफी अपना आखिरी अटैक परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और पिछली सारी बातों को याद करता है। अगर रॉबिन जीना चाहती है तो मैं उसे जरूर बचाऊंगा। लूफी अपनी सारी ताकत को एक जगह पर इकट्ठा करता है। गोमू गोमुनो जेट गटलिंग, और इस अटैक का यूज करके लूची पर एक खतरनाक पंचेस मारता है, जिसकी वजह से लूची की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लूफी का हमला अभी तक जारी होता है, पूरी तेजी से इस पर हमले करता है। यहाँ पर सभी नेवी ऑफिसर्स सामने देखकर चौंक जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। CP9 के लीडर रॉब लूची को हरा दिया गया है। लूफी इस फाइट को जीत गया है, यहाँ से भागो। और यहाँ पर लूफी चिल्लाकर कहता है, दोस्तों मैंने कर दिखाया, हम सभी लोग हमेशा साथ रहेंगे। रॉबिन ये सुनकर रोने लगती है और आखिर में लूफी एक स्माइल करता है, मैंने इसे हरा दिया। चिको इस हालत में देखकर एक पुलिस ऑफिसर कहता है, सर ये कैसे हो सकता है? CP9 का लीडर लूची वो हार गया, उसे एक मामूली से पायरेट ने हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? लूफी तुमने ये कर दिखाया मेरे दोस्त, तुम कमाल के हो। तुमने कर दिखाया लूफी, बहुत बढ़िया। क्या बात है लूफी, तुमने ये कर दिया। हाँ सभी लोग मेरी बात सुनो, जल्दी से जल्दी उस शिप के ऊपर आ जाओ, हम यहाँ से अभी इसी वक्त निकलने वाले हैं। और तभी कोई स्नेल के जरिए बोलता है, क्या लूफी जीत गया? बड़े भाई फ्रैंकी ये मैं हूँ, हम सभी लोग बच गए हैं। ये आवाज ये तो फ्रैंकी के साथियों की है। और वाइस एडमिरल कहता है कि ये सब कैसे बच गए, ये कैसे हो सकता है? फ्रैंकी फैमिली ये सुनकर बताती है कि जब इन्होंने इन पर हमला किया था तो काशी और ओहिमो ने मिलकर इन्हें बचा लिया था। ये सभी नीचे तो गिरे थे पर पाउली की रस्सी की वजह से बच गए थे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सभी बच गए हो। यहाँ पर जामबाई बोलता है, हमारी चिंता मत करना, हम सभी लोग बहुत ही जल्द दोबारा से मिलेंगे। ये सुनकर फ्रैंकी रोना शुरू कर देता है, ना मुझे पता था यार तुम लोग बच जाओगे। डीटो एक नंबर के, इतनी आसानी से थोड़ी मरोगे। फ्रैंकी खुद को काबू में रखो। सर बताइए अब आगे हमें क्या करना है? ये सुनकर वाइस एडमिरल कहता है कि मेन गेट को छोड़ो, हम इस ब्रिज के ऊपर हर एक पायरेट को मार देंगे। निक और रॉबिन को छोड़कर ये सभी लोग अब मारे जाएंगे। फ्रैंकी पर एक नेवी ऑफिसर हमला कर देता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी हो, मेरे सारे दोस्त बच चुके हैं। हे, जितने भी हो सबके सभी एक साथ आ जाओ, अब तुम में से कोई नहीं बचने वाला। सभी लोग अच्छे से फाइट करते हैं। नामी, जोरो, रॉबिन ये सभी मिलकर इन सभी को हरा देते हैं। यहाँ पर वाइस एडमिरल कहता है कि लूफी पर नजर रखो। सर लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब सी लग रही है, लगता नहीं है कि वो हिल पाएगा। वो सब ये सुनकर लूफी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हे लूफी तुम्हें क्या हो गया है? ये आराम करने का समय नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सभी मारे जाएंगे। दोस्त तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, जल्दी उठ जाओ लूफी, बस एक बार यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें संभाल लूंगा। लूफी जल्दी करो। यहाँ पर एक नेवी ऑफिसर बताता है कि लगता है ये सारे पायरेट्स यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। बताइए अब हमें क्या करना चाहिए आगे? लूफी तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो क्या? मैं क्या करूँ सब, मैं हिल नहीं पा रहा, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही। लूफी मजाक करना बंद करो, कोशिश तो करो। उसॉप अगर वो हमारे पास नहीं आ सकता तो हम लूफी के पास जाएंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी शिप के ऊपर आ जाओ। और तभी नेवी की शिप के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पूरी की पूरी शिप को एक ही बारी में तबाह कर दिया जाता है। नामी से देखकर चौंक जाती है, ये क्या, उन सभी ने उस शिप को तबाह कर दिया, हम यहाँ से नहीं भाग सकते अब। ओ नहीं, वो सभी लोग भी वहीं पर थे। नहीं ये नहीं हो सकता। पर तभी उन सभी को अपने सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है, जो कि दादी और इन सभी को अपने साथ लेकर आ रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि अपना सांजी है। नामी सान चिंता मत कीजिए, मैंने इन सभी को बचा लिया है। सांजी तुम इतनी देर से थे कहाँ पर? उसके लिए मुझे माफ करना नामी, पर मुझे लगता नहीं अब हमारे पास कोई और रास्ता बचा होगा। उन सब ने शिप को भी तबाह कर दिया है। और तभी एक नेवी ऑफिसर नामी को पीछे से पकड़ लेता है। ये बुड्ढी एक जोरदार किक मारती है और इस नेवी ऑफिसर को पीछे फेंक देती है। यहाँ पर इस वाइस एडमिरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस ब्रिज को ही तोड़ दो, जब
जब तक वो लोग मर न जाए उन पर फायर करते रहो। पर कैसे भी करके स्ट्रॉ हेड पायरेट्स इनके हमले से बच जाते हैं। ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो चुका था। एक तरफ है लूफी और एक तरफ है उसके सभी के सभी साथी, और ऐसा लग नहीं रहा होता कि ये 5 वाइस एडमिरल्स इन्हें यहाँ से भागने देंगे। पर यहाँ पर वाइस एडमिरल कहता है कॉलम 1 के ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर दो। जोरो सुनकर कहता है कि इसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, पर आखिर क्या कर सकता है। और यहाँ पर सभी लोग लूफी को उठाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा होता कि लूफी हिल भी सकता है। दोस्तों मैं कुछ नहीं कर पा रहा यार, मैं नहीं हिल सकता। और तभी इन सभी को एक आवाज सुनाई देती है। ये क्या, ये आखिर है कौन? ये आवाज ये किसकी है? लूफी क्या तुमने उसे सुना क्या? हाँ सब मैं उसे सुन सकता हूँ। ये आवाज तो, पर ये है कौन? नीचे देखो, वो सब नीचे देखो। सभी लोग इस आवाज को सुन पा रहे थे। ये आवाज ये है किसकी? ये सब कौन कह रहा है? पता नहीं दादी, पर ऐसा लगता है कि ये हम में से ही कोई एक है। और उसॉप नीचे देखता है और रोना शुरू कर देता है। सभी लोग नीचे कूद जाओ। नेवी ऑफिसर्स तैयार ही थे लूफी पर हमला करने के लिए। ये देखकर उसॉप कहता है कि उसे नीचे गिरा दो। अगर ये लोग नीचे गिर जाते हैं तो सभी लोग बच जाएंगे। हमारा एक दोस्त हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों क्या तुम सुन सकते हो? ये वही है। हाँ मैंने भी सुना उसॉप, ये पक्का वही है। यहाँ पर रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके लूफी को नीचे गिरा देती है। मैं भी इसे सुन सकता हूँ, ये वही है। वो हमारे लिए यहाँ तक आ गई। चलो दोस्तों नीचे चलते हैं। सभी लोग नीचे कूद जाओ। और ये सभी लोग एक स्माइल के साथ नीचे कूद जाते हैं, जो इन सभी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इन्हें बचाने के लिए वापस से आ चुके हैं गाइस। वो इनका इंतजार कर रही थी। चलो दोस्तों सभी लोग वापस चलते हैं। सभी लोग नीचे गिर रहे थे और एक स्माइल करते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे और लूफी नीचे देखकर कहता है तुम सच में कमाल की हो। और तभी हम किसी की आवाज सुनते हैं। दोस्तों मैं आ गई हूँ, चलो साथ में वापस चलते हैं उन्हीं सभी समुद्र के एडवेंचर्स पर। मैं तुम सभी को यहाँ पर लेने के लिए आई थी। तो गाइस गोइंग मैरी किसी तरह से वापस से जिंदा हो चुकी है और इन सभी को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। सभी नेवी ऑफिसर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये सभी लोग पानी में क्यों कूद गए। तभी एक दूसरा ऑफिसर सामने देखता है और कहता है ओह एक सेकंड रुको, ये तो एक शिप है। ये झंडा ये तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का ही है, पर आखिर ये शिप यहाँ पर आई कैसे? सांजी नीचे पानी के अंदर आ जाता है और तभी मैरी के अंदर से किसी ने ऊपर आने के लिए रस्सियां खोल दी। सांजी मैरी के ऊपर आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? तभी बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। सांजी ये क्या चल रहा है? नामी जब मैं नीचे था तो किसी ने ऊपर आने के लिए रस्सियां खोल दी, पर यहाँ पर कोई भी नहीं है। दादी कुकुरो भी लूफी और इन सभी को शिप के ऊपर फेंक देती है और चॉपर भी शिप के ऊपर आकर रोने लगता है। ये तो मैरी है, मैरी तुम वापस आ गई। प्लीज वापस से मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैरी हमारे लिए एनिस लॉबी तक आ गई। जब उस काकू ने इसे नीचे गिरा दिया था तब मुझे लगा था कि ये नहीं बचेगी। मुझे लगा था एको लगुना मेरी मैरी को निकल गई है। ये सब वो कह रहा है? क्या कोई ऐसा है जो इसे यहाँ तक लेकर आया है? हम नहीं जानते ये सब कैसे हुआ, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं समझ गई, सभी लोग निकलने की तैयारी शुरू कर दो। और बोट के ऊपर हम लूफी को भी देखते हैं। शुक्र है मैं बच गया, मुझे तो लगा मैं मर ही जाऊंगा। रॉबिन तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने की। पर तभी रॉबिन इसका मुंह बंद कर देती है। तुम सभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ लूफी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जिन दोस्तों के बारे में 20 साल पहले सोल ने मुझे बताया था वो आज मुझे मिल ही गए। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। रॉबिन शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं, है ना? हाँ दोस्तों अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर चॉपर और सांजी इसे मारना शुरू कर देते हैं। क्या बोला तूने? चॉपर इस पर हमला कर दो। मैं तो कहता हूँ इसे यहीं पर छोड़ दो। इतना इमोशनल मोमेंट चल रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। चॉपर तुम ठीक हो गए क्या? हाँ मैं तो ठीक हो गया। जोरो मैं ठीक हो गया। साले छुटकू से। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? हाँ चॉपर बहुत बढ़िया। यहाँ पर स्पेंडम की हालत बहुत खराब हो चुकी है और सामने देखकर कहता है ये सब क्या है? वो सब कैसे बच गए? ओए उन पर हमला करो। पर सर वहाँ पर रॉबिन भी है, हम उसे नहीं मार सकते। उस पर फायर करो, ये मेरा नहीं ओके जी का ऑर्डर है। क्या ओके जी सर ने ये सब कहा है? जल्दी उन पर फायर करने की तैयारी करो, हम रॉबिन को भी खत्म कर देंगे। स्पेंडम ने झूठ कहा था, ये ऑर्डर ओके जी ने नहीं दिया था। सारे नेवी ऑफिसर्स कैनन को तैयार करने लगते हैं और बस फायर करने ही वाले थे और अब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था जहाँ से स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बचकर निकल पाते। और तभी नेवी इन सभी पर फायर कर देती है। पर ये क्या, ये कैनन्स मैरी पर ना लग के इन्हीं की शिप के ऊपर लग जाते हैं। पर ये सब कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? मैं इस कैनन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो सारी की सारी बैटल शिप्स एक दूसरे के साथ टकरानी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये शिप्स कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। ये सब क्या हो रहा है? सर सामने देखिए, गेट ऑफ जस्टिस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पर ये सब करा किसने? यहाँ पर सांजी ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या ये सब तुमने किया सांजी? हाँ ये मैंने ही किया था उस मैं जानता था अगर हम इनसे जीतना चाहते हैं तो हमें पहले से ही कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर जाकर गेट ऑफ जस्टिस के दरवाजे बंद कर दिए थे। सांजी तुम तो सही में कमाल के निकले, पर उस गेट के बंद होने की वजह से बहुत सारा पानी आ रहा है। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? ये कोई आम शिप नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ से मैरी ना निकल सके। मैरी हमें तुम पर पूरा विश्वास है। ऊपर से और भी ज्यादा कैनन से हमले होने शुरू हो जाते हैं, पर जोरो उसॉप सांची इसके लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। जोरो अपने 36 फोनिक्स का यूज करके उन सभी कैनन्स को हवा में ही काट दिया। सांजी और उसॉप भी एक्शन मोड में आ जाते हैं और सभी कैनन्स को मोड़ दिया उनकी तरफ ही। धीरे धीरे करके सभी बैटल शिप्स जलना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर स्पेंडम कहता है तुम सभी लोग मिलकर एक शिप को नहीं पकड़ सकते? सच में तुम सब किसी काम के नहीं। और यहाँ पर लूफी कहता है दोस्तों मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ यार। जाकर आराम कर लूफी के बच्चे, तो हिल भी नहीं पा रहा। चुप कर जाए जोरो, मैं कैप्टन हूँ ठीक है ना, मैं भी हेल्प करूंगा। और तभी जोरो और सांजी से खींचते हैं और इसका यूज करके सारी के सारी कैनन्स को वापस भेज देते हैं। कैप्टन आप तो सच में कमाल के निकले। सालो शैतानो बख्श दो इसको लूफी को, वो पहली बेचारा इतना परेशान हो रखा है, हालत देख लो उसकी। मुझे मिल गया वो जीत का रास्ता। चॉपर शिप को 9 डिग्री पर मोड़ दो, अगर ऐसा किया तो हम सभी लोग बच जाएंगे। और शिप को 9 डिग्री पर मोड़ने के बाद शिप बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और तभी रॉबिन स्पेंडम को पकड़ लेती है और धीरे धीरे करके इसे पीछे करना शुरू कर देती है। हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगती है, पर स्पेंडम ने
जो कुछ भी किया था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। टॉम सान की जान को लेकर एनीज लॉबी में जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों के बाद ये बंदा इतना तो डिजर्व करता ही है। रॉबिन ये सब कुछ याद करती है और एकदम से इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। सभी लोग सुनो, तैयार हो जाओ। और कॉप डिवाइन हमले का यूज करके मैरी को हवा में उड़ा देता है। मैरी इनकी रेंज से बहुत दूर चली जाती है और उसॉप अपने सुपर स्मोक का यूज करके इन सभी शिप्स पर हमला कर देता है। स्मोक की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एनीज लॉबी से बहुत ज्यादा दूर आ जाते हैं। और यहाँ पर ज़ाम्बाई और फ्रैंकी के बाकी के दोनों साथी एनीज लॉबी को छोड़कर जा रहे थे और जाने से पहले सभी लोग कहते हैं, लगता है ये सब कुछ खत्म हो गया। गवर्नमेंट के इस आइलैंड को पायरेट्स ने तबाह कर दिया है। बस्टर कॉल्बिन के सामने कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पर हम एडमिरल ओकीजी को देखते हैं जिसे किसी ने कहा कि सर हमें माफ कर देना, पर हम अभी हारे नहीं हैं। हम उन पायरेट्स का पीछा करेंगे, हम ये नहीं होने दे सकते, हम उन सभी को मार देंगे। पर ये सब सुनकर ओकीजी कहता है कि बहाने बनाना बंद करो। हमने बस्टर कॉल दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक मिलिट्री का इस्तेमाल किया। इतने सारी बैटलशिप्स के बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। एनीज लॉबी गवर्नमेंट के इस आइलैंड को तबाह करना पड़ा और उन सभी ने अपने दोस्तों को भी बचा लिया। इन सब के बाद बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सरकार इनसे हार गई है। और यहाँ पर लूफी अपनी फेवरेट चीज के ऊपर बैठा होता है और कहता है, मैरी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हम सभी को बचा लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वापस आ जाओगी। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारी जैसी एक दोस्त मिली और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था ना। फ्रैंकी तुम्हारा भी शुक्रिया। हाँ ठीक है, इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों चाहे जो भी हो जाए ये लड़ाई अब खत्म होती है। हम जीत गए यार, हमने रॉबिन को बचा लिया। और सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं एक दूसरे को। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसॉप कहीं पर गायब हो जाता है। सभी लोग उसॉप को ढूंढ रहे थे। उसॉप तुम कहाँ पर हो? क्या यहाँ पर हो या फिर इधर? अरे यार कहाँ चले गए उसॉप? अगर तुम सामने नहीं आए तो बहुत पिटोगे। हाँ लूफी ने ठीक कहा, हम तुम्हें बहुत मारेंगे, इसलिए सामने आ जाओ सब। सोगेकिंग भाई क्या आपको पता है उसॉप कहाँ पर है? वो जस्ट अभी यहीं पर था। अच्छा उसॉप, हाँ उसकी चिंता मत करो, वो एक छोटी सी बोट से यहाँ से दूर चला गया है। क्या दूर चला गया? इन नादान लड़कों को अभी तक नहीं पता है कि सोगेकिंग ही उसॉप है। पर आखिर क्यों भाई, वो क्यों चला गया? अरे यार ये तो सच में पागल हैं दोनों, इन्हें दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हैं? इन्हें अब तक नहीं पता कि सोगेकिंग ही उसॉप है। यहाँ पर नामी सामने की तरफ देखती है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस शिप पर हमारे अलावा और कोई नहीं है। कितना अजीब है ये सब। ये शिप आखिर यहाँ तक आई कैसे? और वो आवाज जो हमें एनीज लॉबी में आई थी वो आखिर थी किसकी? अरे नामी इसमें सोचने वाली क्या बात है, वो मैरी ही थी। है सुनो मैरी, कुछ बोल कर दिखाओ। पर लूफी एक शिप बोल नहीं सकती है। हाँ ये सच बात है, कोई शिप नहीं बोल सकती है। लूफी पागल हो गया तू? पर जब मैंने उस आवाज को सुना तो मुझे लगा वो मैरी ही थी। पर आखिर कैसे हो सकता है? यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर उसॉप ने बताया कि पता नहीं क्यों पर मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। मैं नहीं जानता कि वो सचमुच है या फिर नहीं, पर उस दिन रात में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा। भले ही तुम लोग मेरी बात पर विश्वास न करो, पर उस रात मुझे एक आवाज सुनाई दी थी। उस आवाज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और आगे तक लेकर जाऊंगी। जब मैंने इस आवाज को सुना तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये मैरी ही थी। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोई पागल हूँ। ये सुनकर फ्रैंकी बताता है, क्या कहा? पागल? हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो तुमने उस दिन देखा था वो एक लबूतरमैन था। क्या कहा? लबूतरमैन? हाँ लबूतरमैन। मैंने इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी। जब कोई क्रू अपनी शिप से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है तो वो शिप भी उसे प्यार करने लगती है। ये शिप चाहती थी कि तुम्हें और भी ज्यादा आगे लेकर जाए। तुम सबके इतने ज्यादा प्यार की वजह से इसने एक इंसान का रूप ले लिया ताकि तुम सभी के हमेशा साथ रह सके। वो सॉपी सुनकर चौंक जाता है। तो मैंने जो उस दिन देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मैरी ही थी। मैरी, क्या वो तुम थी? मैंने तुमसे बात की थी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी सामने देखकर कहता है, दोस्तों वो देखो एक शिप। पर है किसकी? ये शिप किसी और की नहीं बल्कि गैलीला कंपनी की होती है। लूफी और ये सभी लोग इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये तो आइसक्रीम सान है। अरे हेलो क्या हाल है? यहाँ पर आइसबर्ग रॉबिन और लूफी को देखकर एक स्माइल करता है। ये सच में पागल ही हैं। इन सब ने सरकार के साथ फाइट की और अपनी दोस्त को भी वापस ले लिया। पर तभी अचानक से गोइंग मैरी बीच में से टूट जाती है जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैरी और आगे तक नहीं जा सकती है। आइसबर्ग सान आप तो एक शिपराइट हो ना, प्लीज हेल्प कीजिए यार। अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, मैरी को बचा लीजिए। मुझे माफ कर देना, गोइंग मैरी ठीक नहीं हो सकती है। जितना गोइंग मैरी कर सकती थी वो कर चुकी है। मैं नहीं जानता कि ये वापस से जिंदा कैसे हो गई। तुम्हारी शिप सच में कमाल की है। जब तुम सभी लोग चले गए थे तो एक्का लोगोना की वजह से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं जानता था कि और ज्यादा नहीं चल सकती है। मैं बस जाने ही वाला था कि तभी पीछे से मुझे एक आवाज आई, मैं जानना चाहती हूँ, एक बार फिर से, हो सकता है ये लास्ट बार हो, प्लीज मदद करो। मैं नहीं जानता कि वो आवाज किसकी थी, पर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं इस शिप को ठीक करने लगा। इस शिप का प्यार सच में बहुत ज्यादा था। ये सब मेरे दिमाग के परे था। जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया। मैंने इसे ठीक कर दिया और वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी दोबारा से मुझे एक और आवाज सुनाई दी। आपका शुक्रिया। और ये आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मुझे पता चल गया था कि ये मेरा कोई वहम नहीं था। तुम्हारी शिप आखिरी बार तुम सभी से मिलना चाहती थी। सच में मैंने आज तक ऐसी शिप नहीं देखी है। और लूफी वापस से गोइंग मैरी की उसी बातों को याद करता है जब गोइंग मैरी ने कहा था चलो वापस चलते हैं उसी समुद्र के एडवेंचर पर। मैं तुम सभी को यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। और लूफी ये सब देखकर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। हाँ लगता है गोइंग मैरी को अलविदा करने का समय आ चुका है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग गोइंग मैरी को अलविदा कहने के लिए तैयार खड़े थे। रॉबिन, चॉपर, सांजी, नामी, उसॉप, जोरो और लूफी ये सभी लोग गोइंग मैरी के सामने खड़े हुए थे। तो क्या तुम सभी लोग तैयार हो? हाँ हम सभी लोग तैयार हैं। लूफी आग को आगे बढ़ाता है और कहता है, गोइंग मैरी शायद आज के बाद हम वापस कभी ना मिल पाए, पर वादा करो कि तुम आखिर तक हमारे साथ रहोगी। अच्छा हुआ कि उसॉप यहाँ से पहले से ही चला गया, वरना वो भी बहुत रोता, वो ये सब नहीं देख पाता। उसॉप क्या लगता है एक ना एक दिन ये समय आना ही था। गोइंग मैरी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम इसके एहसानों को कभी नहीं चुका पाएंगे। पर मैं नहीं रहूंगा। मैरी मुझे माफ कर देना, मैरी कभी नहीं मरेगी, वो हमेशा हमारी यादों में रहेगी। ये मुश्किल है पर तुम्हारा शुक्रिया गोइंग मैरी हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए। भाई साहब रोना आ गया यार। शिट, ऊपर से
स्नो गिरना शुरू हो जाती है और इसी के साथ हम पहले के कुछ फ्लैशबैक्स को देखते हैं। मैरी के साथ बिताए गए वो सभी के सभी पल। क्या ये हमारी शिप है? चलो दोस्तों पार्टी करते हैं अपनी नई शिप के आने की खुशी में। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से ही मैरी को चोट लगी है। जाओ उसे ठीक करो जल्दी। जी मैम, जैसा आप कहें। और जोरो ये मेरी सीट है, उठ जा वहाँ से। दोस्तों आगे ग्रैंड लाइन होगी। चलो एक वादा करते हैं ऑल ब्लूज को ढूंढने के लिए, सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनने के लिए, दुनिया का नक्शा बनाने के लिए, और मैं भी समुद्र का एक महान योद्धा बनने के लिए। हम सब जा रहे हैं ग्रैंड लाइन की तरफ। मैरी के साथ ग्रैंड लाइन का अब तक का सफर हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। हम जितना भी आगे बढ़ पाए ये सब गोइंग मैरी की वजह से ही हो पाया। तूफान से लेकर वो सारे खतरनाक रास्तों तक मैरी ने हमारा साथ दिया। शुरू से ही मैरी हमारे साथ थी। तुम्हारा शुक्रिया गोइंग मैरी। और तभी हमें एक और आवाज सुनाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि गोइंग मैरी ही होती है। माफ करना, मैं चाहती थी कि तुम सभी को और आगे तक लेकर जाऊं, पर मैं ये नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम सबके साथ हमेशा रहना चाहती थी, पर मैं ये नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे माफ कर देना। गोइंग मैरी ऐसा मत कहो, किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो हम सब है। माफ करना, ये सब मेरी ही गलती थी। वो सब दोबारा से बार बार तुम्हें ठीक करता रहा, जबकि उसे पता था कि तुम मरने वाली हो। ये सब हमारी गलती है, प्लीज हमें माफ कर देना गोइंग मैरी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सभी की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। जो समय हमने साथ में बिताया उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश रही। सांजी, जोरो, रॉबिन, चॉपर, नामी, उसॉप और लूफी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ गोइंग मैरी में आग लग जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे और गोइंग मैरी हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। RIP गोइंग मैरी। अब इसके 2 दिन बाद हम वाटर 7 को देखते हैं। सी ट्रेन वापस से चालू हो चुकी है। सभी लोग एक्वा लगुना के बाद अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर जोरो अपनी उस खराब तलवार को देख रहा था। एनीज लॉबी की उस फाइट के बाद उसकी तलवार कुछ ऐसी हो गई। यहाँ पर वाटर 7 के अंदर सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं ताकि वाटर 7 को दोबारा से ठीक कर सके। तभी पाउली और इसकी टीम यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सारी कुड़ियाँ इसका हौसला बढ़ाने लगती हैं। ये तो पाउलिसान है। पाउलिसान इधर देखिए, हैंडसम जी। हट जाओ सामने से, बेकार कुड़ियों, हमें अपना काम करने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस जगह को जल्द से जल्द ठीक कर दो। वाटर 7 को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे सब कुछ 1 महीने के अंदर अंदर सही चाहिए सब कुछ। चलो अब शुरू हो जाओ। यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली अपने उस टूटे हुए घर को ठीक कर रही होती है। काशी और ओहिमो भी सभी की हेल्प कर रहे होते हैं। इस तरफ गलीला कंपनी के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। ये सभी लोग लूफी और बाकी सभी से मिलना चाहते थे ताकि उन सभी को थैंक यू कह सके, क्योंकि लूफी और इन सभी ने ही आइसबर्ग की जान बचाई थी। और इधर उस सब काशी के ऊपर बैठा हुआ था। ओहिमो और काशी एल्बाफ की तरफ बढ़ने से पहले वाटर 7 को ठीक करना चाहते थे। ओहिमो उस सब को ऑफर देता है कि अगर ये भी एल्बाफ जाना चाहता है तो इसे अपने साथ एल्बाफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उस सब इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। इधर हम आइसबर्ग को देखते हैं, जिसके साथ फ्रैंकी बैठा हुआ था। आइसबर्ग सान को इस बात के बारे में पता था कि एक्वा लगुना की टेंशन वाटर 7 के लोगों के दिमाग में हमेशा से ही बैठी हुई थी। शायद वो दिन अब इतना भी दूर नहीं है कि जब वाटर 7 पूरे तरीके से डूब जाएगा। और इसी से बचने के लिए आइसबर्ग सान पूरे वाटर 7 को ही किसी शिप की तरह बनाना चाहते हैं ताकि वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहे। फ्रैंकी को विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। फ्रैंकी को एक कॉल आता है और एक कॉल जाम्बाई की तरफ से था ताकि उसे बता सके कि आखिरकार जो चीज इन लोगों ने 20 करोड़ में खरीदी थी वो चीज फाइनली अब वहाँ पर पहुंच चुकी है। फ्रैंकी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं, जो कि अभी तक अपने होश में नहीं होता है, लेकिन सोते सोते भी खाना खा रहा था। नामी डिप्रेशन में होती है क्योंकि जो भी सामान और 10 करोड़ बेरीज इनके पास थी वो सभी एक्वा लगुना की वजह से बह चुकी है। ऐसा नामी को लग रहा था, लेकिन सांजी से बताता है कि वो सारा का सारा सामान वहाँ पर होगा जहाँ पर वो लोग अभी ठहरे हुए थे। और ऐसे ही नामी को वो सारा का सारा सामान डिपार्टमेंट के ओनर से मिल जाता है, जिसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। रॉबिन और चॉपर भी यहाँ पर आ जाते हैं। शॉपिंग करके चॉपर कमांडर सांजी से कहता है, कमांडर सांजी, मैंने रॉबिन के ऊपर अच्छे से नजर रखी है ताकि इस बार दोबारा से गायब न हो जाए। चिंता मत करो चॉपर, मैं दोबारा से गायब नहीं होने वाली। फ्रैंकी भी कीवी और मोजी के साथ यहाँ पर आ जाता है अपने बम दिखाते हुए। मुझे तुम सभी से कुछ बात करनी है। और इन सभी को बताता है कि एक जगह पर एक ऐसा आइलैंड है जो कि असलियत में एक आइलैंड नहीं बल्कि एक पेड़ है। उस जगह पर न जाने कितनी ही फाइट्स हुई होंगी, लेकिन कोई भी आज तक उस पेड़ को एक भी खरोंच नहीं पहुंचा पाया। लोगों ने उसे काटने की भी कोशिश की पर कोई भी उसे आज तक काट नहीं पाया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस पेड़ की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होंगी। वो लकड़ियाँ ब्लैक मार्केट में बहुत मुश्किल से ही पाई जाती हैं और बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। फ्रैंकी उस पेड़ की लकड़ियों को लेना चाहता था ताकि अपने सपने की एक शिप तैयार कर सके जो कि किसी भी समुद्र का डट के सामना कर सके। और उन्हीं लकड़ियों को खरीदने के लिए उसने 20 करोड़ की चोरी की थी। फ्रैंकी उन लकड़ियों का इस्तेमाल करके लूफी और इन सभी के लिए एक बेहतरीन शिप को तैयार करना चाहता है और उसे बहुत खुशी होगी जब लूफी और ये सभी लोग उसकी बनाई हुई शिप पर अपने सफर को जारी रखेंगे, जिस शिप ने इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, यानी कि गोल्डी रॉजर की शिप ने। ऐसा माना जाता है कि वो शिप भी इन्हीं लकड़ियों का यूज करके बनाई गई थी टॉम सान के द्वारा। और बाहर हम जोरो को देखते हैं जो कि बहुत परेशान लग रहा था और लूफी को एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लूफी तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि जोरो रास्ता भटक चुका है। और हम नेवी की एक बैटल शिप को देखते हैं जो कि वाटर 7 पे खड़ी थी, जिसमें वाइस एडमिरल गार्प लूफी और इन बाकी सभी को ढूंढ रहा था। इनके साथ 2 और लोग थे। गार्प इनके साथ गलीला कंपनी के ठीक बाहर खड़ा था और दीवार को तोड़ के लूफी वाले कमरे में आ जाता है। सभी लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये लूफी सो रहा होता है नाक में बुलबुले बनाते हुए। और गार्प लूफी को इन सभी के सामने एक जोरदार पंच मार देता है। लूफी को नॉर्मली किसी भी पंच का असर नहीं होता है क्योंकि लूफी रबड़ का बना है, पर इस बार गार्प के इस पंच का लूफी पर बहुत जोर से असर होता है। गार्प अपना मास्क उतारता है और कहता है, आर्क को कोई नहीं रोक सकता। गार्प दादाजी? तो गाइस ये बंदा लूफी का दादाजी है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूफी के सिर के ऊपर बॉल उग चुकी थी और सांजी को लूफी की फिक्र होने लगती
लगती है कि कहीं गार्प इसे मार न दे और लूफी बताता है न जाने कितनी बार ये बचपन में मरते मरते बचा है। मैंने तुझे पानी में फेंका, मैंने तुझे रात में जंगली भेड़ियों के सामने भी छोड़ा है, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें एक बैलून में बांधकर हवा में भी उड़ाया है। पर मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम नेवी के एक हाई पोस्ट ऑफिसर बन सको। पर उस पागल शैंक्स की वजह से तू आज एक पायरेट है बच्चे। लूफी को शैंक्स के बारे में ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता है और अपने दादा गार्प से बहस करने लगता है। गार्प को अच्छा नहीं लगता कि लूफी इससे इस आवाज में बात कर रहा है। गार्प लूफी को एक पंच मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक से ये अपने पोते की तरह सो जाता है और ये दोनों सो रहे होते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब गार्प की आंखें खुलती हैं, तो देखते हैं कि लूफी इसके हाथों में सो रहा है। गार्प इसे बहुत प्यार से उठाते हैं और इनका प्यार हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें से एक गोला कुछ चलो छोड़ो, इसके सर के ऊपर दो बॉल्स उग जाती है और गार्प लूफी से पूछते हैं कि क्या इसे पता है कि उसका वो लाल बालों वाला पायरेट शैंक्स कहाँ पर होगा इस वक्त और वो किस तरह का पायरेट है। न जाने दुनिया में कितने ही पायरेट्स हैं, पर ऐसा माना जाता है कि शैंक्स व्हाइट बियर्ड के लेवल का आदमी है। वो दुनिया के महान सबसे बेहतरीन पायरेट्स में से एक है, जो कि इस ग्रैंड लाइन के आधे हिस्से पर राज करते हैं। ये सभी इतने ज्यादा ताकतवर हैं, यहाँ तक कि उनका सामना करने के लिए नेवी को भी उन 7 वॉरलॉर्ड्स के साथ हाथ मिलाना पड़ा था बच्चे, ताकि इस दुनिया में पावर का एक बैलेंस बना सके। गार्प ने अभी जो कुछ भी कहा ये सब लूफी के ऊपर से फ्लाई करके उड़ जाती हैं। इस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आया, बस इसे ये सुनकर अच्छा लगा कि शैंक्स अभी ठीक है। हम जोरो को देखते हैं जो कि लूफी के पास पहुंच चुका है और रास्ते में मौजूद सभी नेवी ऑफिसर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। गार्प अपने ऑफिसर्स से कहता है कि जोरो को वहीं पर रोकने की कोशिश करें। ये पीले बालों वाला बंदा जोरो के ऊपर हमला कर देता है। लूफी जोरो को रोकने के लिए कहने वाला था और आगे बढ़ता है कि तभी एक पिंक बालों वाला बंदा इस पर हमला कर देता है, वो भी CP9 वाली टेक्निक्स का यूज करके। पर लूफी इसे पकड़ लेता है और इसे पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा देता है और जोरो भी उस पीले बाले वालों को हरा देता है। ये पिंक बालों वाला बंदा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लूफी पहले तो इसे पहचान नहीं पाता है, पर ये बंदा बताता है कि ये कोबी है। ओ भाई साहब, ये कोबी है भाई। लूफी और जोरो इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कोबी और ये पीले बालों वाला बंदा, जी गाइस आपने सही सोचा, ये बंदा है हेलमेपो। ये दोनों एक खतरनाक नेवी ऑफिसर बन चुके हैं। कोबी को तो सब लोग पहचान लेते हैं, लेकिन इस पीले बालों वाले को कोई भी नहीं पहचान पाता। तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? मेरा नाम है हेलमेपो। लेकिन फिर भी जोरो और लूफी इसे नहीं पहचान पाते हैं। ये बताता है कि ये वही बंदा है जो कि अपने पापा का नाम यूज करके ईस्ट ब्लू में राज किया करता था। तब जाके जोरो और लूफी की बत्ती जलती है और इस बंदे के बारे में नहीं याद आता है। खैर गार्प अपने ऑफिसर्स से कहता है कि इस दीवार को ठीक कर दें जो कि अभी इसने तोड़ी थी। सर, अगर हमने इसे ठीक ही करना था तो आपने इसे तोड़ा क्यों सर? दीवार तोड़ के एंट्री करना बहुत कूल था। और गार्प भी इन सभी के साथ मिलकर इस दीवार को ठीक करने में लग जाता है। दीवार को ठीक करते हुए गार्प लूफी से कहता है, वैसे लूफी, क्या ये बात सच है कि तुम अपने पापा से मिले? क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये कब हुआ? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? उसने कहा तो था कि वो तुम्हें लॉकडाउन में मिला था। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि बंदा किसके बारे में बात कर रहा है। लूफी अपने पापा से कब मिला? किसी को भी नहीं पता कि लूफी के पापा कौन है, यहाँ तक कि खुद लूफी तक को नहीं पता है। ये कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। गार्प लूफी को बताता है कि उसके पापा का नाम मंकी डी ड्रैगन है। लूफी को छोड़कर बाकी सभी लोग मंकी डी ड्रैगन का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। मंकी डी ड्रैगन एक बहुत खतरनाक आदमी है। रॉबिन लूफी को बताती है कि पायरेट्स कभी भी अपने मन से नेवी या फिर सरकार से पंगा नहीं लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक संस्था है जो कि सरकार को डायरेक्ट चैलेंज करती है और वो है रेवोल्यूशनरी आर्मी। और जो बंदा रेवोल्यूशनरी आर्मी को लीड करता है वो कोई और नहीं बल्कि मंकी डी ड्रैगन है। और उसके सिद्धांत इस दुनिया में हर जगह पर फैल चुके हैं, जिसकी वजह से कई देश तबाह हो चुके हैं और वो दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल भी माना जाता है। पर उसके बारे में दुनिया को बहुत कम पता है। तो गाइज हाँ, जिस बंदे ने लूफी को मरते मरते बचाया था लॉकडाउन आर्क में, जिसने स्मोकर को लूफी को मारने से रोका था, वो लूफी के फादर ड्रैगन थे। और तभी गार्प को रियलाइज होता है कि इसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। माफ करना बच्चों, मैंने अभी जो भी कुछ कहा तुम उन चीजों को भूल जाओ। ये तो मजाक था। ये सुनकर सभी लोग सफेद पड़ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद समय हो जाता है कि गार्प, कोबी और हेलमेपो यहाँ से चले जाएं। लूफी गार्प को बाय कहता है, हाँ तो दादाजी बाद में मिलते हैं। और तभी गार्प इसके एक पंच मार देता है। साले लूफी, मेरे जाने से बिल्कुल दुखी नहीं है तू? हाँ, मुझे बिल्कुल मिस नहीं करता। कैसा पोता है रे तू? अब इसके बाद लूफी और कोबी आपस में कुछ बात करते हैं और लूफी ने कोबी के लिए चाहे कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, कोबी लूफी को अपना दोस्त नहीं मान सकता, क्योंकि कोबी अब एक नेवी का ऑफिसर है और लूफी एक पायरेट। और कोबी जाने से पहले कोबी वादा करता है कि जब ये अगली बार मिलेंगे तो ये और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आएंगे। और ये दोनों गार्प के साथ यहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ हम सांजी को देखते हैं जो कि नामी से मिलने के लिए एक पूल के अंदर जा चुका है। नामी के लिए मस्त बारबेक्यू तैयार करता है, जिसे लूफी, चॉपर और सोगेकिंग बहुत मजे से खा रहे थे। और इस सोगेकिंग यहाँ पर कब आया इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हम फ्रैंकी फैमिली को देखते हैं जो कि पूल की तरफ आ रहे थे। ये सभी भी बारबेक्यू को खाने यहाँ पर आए थे। ओहिमो, काशी, गोरिल्ला कंपनी के लोग सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। फ्रैंकी भी कीवी और मोजे के साथ यहाँ पर आ जाता है और इसी के साथ लूफी रॉबिन को बचाने की खुशी में एक पार्टी अनाउंस कर देता है। खैर ये सब चल ही रहा था कि तभी रॉबिन को एक बंदे की आवाज सुनाई देती है। रॉबिन, बिल्कुल शांत खड़ी रहना। और हम आओकीची को देखते हैं जो कि रॉबिन से बात करने यहाँ पर आया था। रॉबिन, मुझे तुमसे 20 साल पहले वाली एक बात करनी है। 20 साल पहले जो जायंट ओहारा के लिए लड़ा था, जैगुआर डी साउल, वो मेरा बहुत ही करीबी एक दोस्त था। उस दिन के बाद से मैंने ये पूरी कोशिश की कि तुम ओहारा से बचकर भाग सको। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी कुर्बानी को ऐसे बर्बाद कर दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर जीने की कोई वजह बची होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे दोस्त CP9 को हरा सकेंगे। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें आखिरकार वो जगह मिल गई जहाँ तुम खुद को सुरक्षित महसूस करती हो? हाँ, मुझे मिल चुकी है। मैं नहीं
जानता कि साउल ने तुम्हें जिंदा रख के गलती की है या सही किया है। खैर जो भी हो, तुम मुझे साबित करना कि ओहारा अभी भी जिंदा है। इतना कहने के बाद आओकी यहाँ से चला जाता है। लूफी और बाकी सभी लोग भी रॉबिन को अपने साथ पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। अब इसके बाद हम 5 एडमिरल्स को देखते हैं जिन्हें ये खबर मिल चुकी है कि व्हाइट बियर्ड और शैंक्स आज आपस में मिलने वाले हैं। और हम शैंक्स को देखते हैं जो कि व्हाइट बियर्ड की शिप के ऊपर धीरे धीरे आ रहा है। और हम व्हाइट बियर्ड क्रू के फर्स्ट डिवीजन के कमांडर को देखते हैं, मार्को और जोजो, और अपने सभी साथियों को पीछे हटने के लिए कहता है वरना वो लोग अपना होश खो बैठेंगे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे शैंक्स व्हाइट बियर्ड की शिप के ऊपर आ रहा था वैसे वैसे शिप के ऊपर मौजूद सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। शैंक्स से सब कुछ हाकी की हेल्प से कर रहा था। अब हाकी क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। हाकी एक तरह से विल पावर को कहते हैं। शैंक्स की हाकी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है और शैंक्स एक बहुत बड़ी बॉटल के साथ शिरोहिके यानी कि व्हाइट बियर्ड के सामने आ जाता है। शैंक्स यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक जरूरी बात करने के लिए आया था। व्हाइट बियर्ड को भी लगता है कि शैंक्स ऐसा कुछ नहीं करने वाला और अपने सभी साथियों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और व्हाइट बियर्ड को उस बोतल को दे देता है। शैंक्स इसे स्पेशली अपने गाँव से लेकर आया था और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि शैंक्स एक समय पर गोल्डी रॉजर के साथ उनकी शिप के ऊपर सफर करता था और साथ ही साथ बगी द क्लाउन भी। व्हाइट बियर्ड अपने पुराने समय को याद करता है कि कैसे वो रॉजर के साथ समय समय पर लड़ता रहता था। हॉकाई मीहॉक और शैंक्स की लड़ाई जो कि लगातार चलती रहती थी। व्हाइट बियर्ड को भी विश्वास नहीं हुआ था कि शैंक्स अपना एक हाथ खो बैठा है। ईस्ट ब्लू में शैंक्स कहता है कि उसने अपने हाथ को आने वाले समय के लिए कुर्बान किया था, पर उस हाथ को खोने से ज्यादा उसके चेहरे पर जो निशान है वो उसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं और ये निशान उसे ब्लैक बियर्ड ने दिए थे जो कि एक समय पर व्हाइट बियर्ड के लिए काम करता था। शैंक्स कहता है कि एक दिन ये व्हाइट बियर्ड की जगह को हथिया लेगा। व्हाइट बियर्ड शैंक्स को पॉइंट पर आने के लिए कहता है कि यहाँ पर क्यों आया है और शैंक्स व्हाइट बियर्ड से कहता है कि वो एस को ब्लैक बियर्ड के पीछे जाने से रोक दे। एस भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो लेकिन उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो सेकंड डिवीजन का कमांडर बन सके। व्हाइट बियर्ड शैंक्स की बातों पर जोर जोर से हंसने लगता है और ये बंदा एस को नहीं रोकने वाला क्योंकि ब्लैक बियर्ड उसने अपने ही साथी को जान से मारा था और ब्लैक बियर्ड चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो उसे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। व्हाइट बियर्ड उस वाइन को पीकर उस बॉटल को शैंक्स की तरफ फेंक देता है जिसके बाद शैंक्स भी उस प्लेट को व्हाइट बियर्ड की तरफ फेंक देता है। दोनों अपने हथियारों को बाहर निकाल लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। इनके हमले का असर इतना ज्यादा था कि आसमान भी 2 हिस्सों में बट जाता है। अब इसके बाद हम ग्रैंड लाइन की एक आइलैंड पर देखते हैं जहाँ पर ब्लैक बियर्ड के साथियों को पता चल चुका है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने आखिर एनीज लॉबी में क्या किया था। उन्हें विश्वास था कि इसके बाद लूफी और उन बाकी सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंटी लग चुकी होगी। एनीज लॉबी और वाटर 7 इस आइलैंड के बहुत करीब था जहाँ पर अभी ये सभी लोग थे और इसी वजह से ब्लैक बियर्ड अपने साथियों के साथ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पास जाने वाला था। लेकिन तभी इसका ध्यान एक छत के ऊपर जाता है जहाँ पर एस बैठा होता है और इस तरफ हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि एक शिप को बनाने में लगा हुआ था। यहाँ पर आइसबर्ग सान भी आ जाते हैं और फ्रैंकी की उस शिप को बनाने में हेल्प करना चाहते हैं। आइसबर्ग सान के साथ साथ ये 3 कलीला के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग भी इस शिप को बनाने में हेल्प करना चाहते हैं। फ्रैंकी अचानक से इन्हें देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। सभी लोग इस शिप को लूफी और इन बाकी सभी के लिए बना रहे हैं। इस तरफ जोरो न्यूज़पेपर को पढ़ के खुश हो रहा था क्योंकि उसे भी लग रहा था कि उसके ऊपर का इनाम अब बढ़ने वाला है। तो भाई इसमें खुश होने वाली क्या बात है। चॉपर और सांजी भी इस बात से खुश हो रहे थे लेकिन तभी नामी गुस्सा करती है। सालो क्या खुश हो रहे तुम, बताओ तुम्हें भी बाउंटी बढ़ने का मतलब है तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा परेशानी आने वाली है, मरोगे मुझे क्या। नामी का मन होता है कि वो थोड़ी शॉपिंग करने जाए पर तभी देखती है कि तिजोरी में पैसे लगभग खाली हैं और लूफी से पूछती है कि वो 10 करोड़ कहाँ है भाई। लूफी वो बचे हुए 10 करोड़ कहाँ गए। हाँ अच्छा वो दरअसल वो उस पार्टी को अरेंज करने में लगे थे यार नामी, वो तो खत्म हो गए। और नामी को इस बात को सुन के बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है और हमेशा की तरह लूफी को बहुत प्यार से समझाती है कि पैसों को ऐसे खर्च नहीं किया करते। खैर बचे हुए कुछ पैसों से नामी शॉपिंग कर लेती है। इधर उसॉप अपने मन में कहानियां बना रहा था कि जब वो लूफी से मिलेगा तो लूफी रो रहा होगा और उसे दोबारा से अपने क्रू में शामिल करना चाहेगा। उसॉप फिर थोड़ा सा भाव खाएगा लेकिन एट द एंड दोबारा से क्रू को ज्वाइन कर लेगा। खैर ये सब कुछ बस अपने मन में सोच रहा था और खुश हो रहा था। इधर आइसबर्ग, फ्रैंकी और बाकी सभी लोग उस शिप को बनाने के काम में लगे हुए थे। अगले दिन हम नामी को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो चुकी थी क्योंकि लॉग पोस्ट के अंदर अगले आइलैंड का रास्ता सेव हो चुका है। कुकुरो-सन बताती है कि अगला आइलैंड जहाँ पर ये लोग जाने वाले हैं वो है फिशमैन आइलैंड। सांजी इस बात को सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और मरमेड्स के ख्यालों में खो जाता है लेकिन तभी कुकुरो-सन को देखता है दोबारा से और फिर से एक बार सदमे में चला जाता है कि उस आइलैंड पर कुकुरो जैसी बदसूरत मरमेड्स ना आ जाए भाई। कुकुरो-सन ने न्यूज़पेपर देती है और इन सभी को पढ़ने के लिए कहती है जिस पर लिखा हुआ था कि 14 शिप्स गायब हो चुकी हैं इस महीने और कुकुरो बताती है कि ये सब कुछ फ्लोरियन ट्रायंगल में हुआ है। ये वन पीस का एक तरह से बरमूडा ट्रायंगल है जहाँ पर सभी शिप्स जाकर गायब हो जाती हैं। ये फिशमैन आइलैंड पर जाने से पहले रास्ते में आता है जहाँ पर हर साल लगभग 100 से भी ज्यादा शिप्स गायब हो जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर एक शिप के ऊपर एक ऐसा स्केलेटन है जो कि इंसानों की तरह बात कर सकता है। इस बात को सुन के नामी और चॉपर बुरी तरह से डर जाते हैं लेकिन लूफी पूरे जोश में आ जाता है उस स्केलेटन से मिलने के लिए और तभी हम देखते हैं कि कीवी और मोजो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं इन सभी को बुलाने के लिए क्योंकि जिस शिप को फ्रैंकी और ये बाकी सभी लोग बना रहे थे वो पूरी तरह से बन चुकी है। लूफी और सभी लोग इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जब सभी लोग वहाँ पर जाने वाले थे तो उन्हें रास्ते में जाम्बाई दिखता है जो कि बहुत परेशान लग रहा था। जाम्बाई के हाथों में वांटेड पोस्टर्स थे। इस बार सभी के ऊपर इनाम लग चुका है। सबसे पहले लूफी के ऊपर 30 करोड़ हो चुका है, जोरो का 12 करोड़, रॉबिन का 8 करोड़, नामी का 1 करोड़ 60 लाख और सोगे किंग का 3 करोड़, जिसके बाद सांजी का है 7 करोड़ 70 लाख और सबसे ज्यादा बाउंटी अपने चॉपर के ऊपर है पूरे 50 पैसों की। लूफी और जोरो बहुत खुश
थे, पर सांजी, नामी और चॉपर बेचारे नीले पड़ जाते हैं क्योंकि अब नेवी भी इनके निशाने पर है। सांजी अपने आप को पोस्टर में पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि वैसे तो हैंडसम लौंडा है पर उसमें बहुत अजीब लग रहा था। जाम्बाई को इस बात की टेंशन नहीं थी, उसे इस बात की टेंशन थी कि फ्रैंकी के ऊपर 4 करोड़ 40 लाख का इनाम लग चुका है। जाम्बाई और बाकी सभी को अब फिक्र होने लगती है क्योंकि फ्रैंकी के ऊपर इनाम लगने के बाद नेवी और बाउंटी हंटर्स इसके पीछे लग जाएंगे अब। और जाम्बाई और बाकी फैमिली के लोग अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर नहीं मानते हैं कि जरूरत पड़ने पर फ्रैंकी को बचा पाएंगे और इसलिए सभी लोग लूफी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फ्रैंकी को अपने साथ लेकर चले जाएं। उन्हें विश्वास है कि अगर फ्रैंकी इनके साथ रहेगा तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और लूफी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे भी एक शिप राइड की जरूरत थी और अब उसे फ्रैंकी के अलावा कोई और नहीं चाहिए है। सभी लोग अपना सामान पैक करके अपनी न्यू शिप को देखने के लिए चले जाते हैं, पर सांजी अपने पोस्टर को देखकर अभी भी सदमे में होता है। जोरो सांजी से कहता है कि वो फोटो और सांजी बिल्कुल सेम लग रहे हैं। सांजी इस बात को सुन के और भी ज्यादा डिस्प्रेशन में चला जाता है। इधर हम नेवी हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर एक नेवी का एडमिरल अपने एक ऑफिसर से पूछ रहा था कि आखिर उन्हें सांजी का पोस्टर क्यों नहीं मिला। ये ऑफिसर बताता है कि जब उसने सांजी की फोटोग्राफ ली थी तब ये पूरा फोटो ब्लैक आया था जो कि बिल्कुल रहस्यमयी है। एडमिरल इससे पूछता है कि जब इसने फोटो ली थी तो क्या उसने कैमरे का कवर हटाया था क्या, या ऐसे खींच दी भाई तुमने। इधर लूफी सभी के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है जहाँ पर इनकी नई शिप खड़ी है। फ्रैंकी और आइसबर्ग सान ने इस शिप के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की थी और लूफी बहुत एक्साइटेड था इस शिप को देखने के लिए। आइसबर्ग उस शिप के ऊपर से कवर हटा देते हैं और ये रही है हमारी न्यू शिप जिसके ऊपर हर एक चीज है। इस शिप को देख के ही सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और लूफी आइसबर्ग सान से फ्रैंकी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। लूफी उसे शुक्रिया कहना चाहता है। आइसबर्ग बताते हैं कि वो लूफी और इन बाकी सभी को अब देखना नहीं चाहता है और लूफी सोचता है कि क्या अब उसे इसके साथ सफर नहीं करना है। आइसबर्ग बताता है कि ऐसा नहीं है। फ्रैंकी जानता है कि अगर वो लूफी और इन सभी से मिलेगा और उन लोगों ने इसे ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट कर दिया तो फिर वो शायद से मना नहीं कर पाएगा। उसका बचपन से ही मन था कि वो अपनी बनाई हुई एक शिप के ऊपर पूरी दुनिया में ट्रैवल करे और वो अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकता है। पर आइसबर्ग ही कहता है कि ये जबरदस्ती फ्रैंकी को अपने साथ ले जाए। और इधर जाम्बाई और फ्रैंकी फैमिली के लोग फ्रैंकी को लूफी के साथ जाने के लिए कह रहे थे, पर जाम्बाई और इन सभी के लाख कहने के बाद भी फ्रैंकी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। और तभी फ्रैंकी फैमिली का एक आदमी फ्रैंकी की पैंट चुरा लेता है। ओह शिट, ये क्या भाई, और उसकी पैंट लेकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। फ्रैंकी इन सभी के पीछे नंगो पंगो होकर भाग रहा था। ये सभी लोग फ्रैंकी को शिप के पास ले जाने की कोशिश कर रहे थे। खैर पूरा वाटर 7 फ्रैंकी को नंगा देखता है, कुड़ियां भी, और फ्रैंकी अपने ही साथियों को मारता हुआ उस पैंट के पीछे भाग रहा था। फाइनली लूफी यहाँ पर आ जाता है और उस पैंट को लेकर शिप की तरफ भागने लगता है। फ्रैंकी लूफी के ऊपर हमला कर देता है पर उस हमले से बचकर लूफी उस पैंट को चॉपर को दे देता है। तभी सांजी और जोरो यहाँ पर आते हैं और फ्रैंकी को मारकर उसे कैनन के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद दो फ्रैंकी फैमिली के लोग उस कैनन को शिप की तरफ एम करके उसे फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंकी बिल्कुल मुंह के बल शिप के सामने जाकर गिरता है। लूफी फ्रैंकी को शिप के लिए थैंक यू कहता है और बोलता है कि अगर इसे इसकी पैंट वापस चाहिए तो इसे इसके क्रू को ज्वाइन करना होगा। और फ्रैंकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और बिना कुछ नीचे पहने अपने पोज में आ जाता है। चुक रहा भाई लकड़ी बीच में और बोलता है, एक इंसान ऐसे ही इस दुनिया में आया था और शेर भी बिना कुछ पहने होता है। फ्रैंकी बिल्कुल मर्दों वाली बातें कर रहा था। खैर इसकी सारी मर्दानगी रॉबिन निकाल देती है और अपनी पावर से फ्रैंकी के पैरों के पास अपने हाथ को लेकर चली जाती है। ये क्या हो रहा है भाई, और कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर ही आप लोग इसे फील कर पाएंगे। अपनी पूरी जान से फ्रैंकी की जान निकालने लगती है। लूफी और चॉपर को ही इसे देखकर दर्द होने लगता है। रॉबिन इससे एक बढ़िया रीजन पूछती है कि आखिर ये इनके क्रू को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता, और फ्रैंकी कहता है कि अब इसे समुद्र में नहीं जाना है और वैसे भी जिस शिप को अभी इसने बनाया है ये इसकी आखिरी शिप है, उसके सपनों की शिप। आइसबर्ग सान फ्रैंकी को रोकते हैं और कहते हैं कि ये शिप अब उसके सपनों की शिप नहीं रही। और उन्हें याद आता है कि जब बचपन में फ्रैंकी ने कहा था कि सिर्फ एक ब्लूप्रिंट उसकी सपनों की शिप को बनाने के लिए इनफ नहीं है, वो एक शिप बनाकर सफर करना चाहता है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है। खैर बाद में जब टॉम सन के ऊपर उसी की बनाई हुई शिप से हमला हो जाता है तो फ्रैंकी अपने उस सपने को उसी वक्त खत्म कर देता है। भले ही टॉम ने फ्रैंकी को माफ कर दिया हो लेकिन फ्रैंकी अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता है। फ्रैंकी फैमिली के लोग फ्रैंकी से कहते हैं कि वो हर एक सजा के लिए तैयार है, ये बस चाहते हैं कि फ्रैंकी लूफी और इन सभी के साथ सफर पर निकल जाए। फ्रैंकी इन सभी के ऊपर गुस्सा होता है और नहीं चाहता कि ये लोग बताएं कि इसे क्या करना है। फ्रैंकी अचानक से यहाँ पर गिर जाता है और दर्द से रो रहा होता है, लेकिन इसे तो रॉबिन ने छोड़ दिया है। फ्रैंकी दर्द में होने का नाटक कर रहा था ताकि दिल खोलकर रो सके और इसे याद आता है कि जब ये पहली बार जाम्बाई से मिला था वो एक गुंडा मवाली था और फ्रैंकी ने इसे हराकर इसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था। कीवी और मोजो इसे एक बार के बाहर मिली थी और ऐसे ही एक एक बंदे को जोड़कर इसने अपनी फ्रैंकी फैमिली को तैयार किया था। फ्रैंकी को भी इनकी बहुत ज्यादा टेंशन थी और इसीलिए इन लोगों को छोड़ पाना यानी कि अपनी फैमिली को छोड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। फ्रैंकी इन सभी से पूछता है कि क्या ये लोग इसके बिना रह लेंगे। जाम्बाई रोते हुए कहता है कि हाँ हम अपना ख्याल रख लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रैंकी कहीं पर भी क्यों ना चले जाए, ये पूरी जिंदगी के लिए फ्रैंकी को अपना बॉस ही समझेंगे। फ्रैंकी इन सारी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है। हम देखते हैं कि जोरो और सांजी भागते हुए आते हैं और लूफी से कहते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। लूफी तुम्हारे दादाजी इस आइलैंड के दूसरी तरफ हैं और हमें ढूंढ रहे हैं। लूफी समझ जाता है कि अब इस आइलैंड पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लूफी फ्रैंकी को उसकी पैंट दे देता है और उसे अपनी शिप पर आने के लिए कहता है। हाँ तो फ्रैंकी क्या तुम हमारे क्रू को ज्वाइन करोगे? हाँ ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा। और इस बार फ्रैंकी मान जाता है और फ्रैंकी जाने से पहले सभी से माफी मांगता है कि वो जब तक यहाँ पर था तब तक उसने सभी को बहुत परेशान किया है। भले ही वाटर 7 के लोग फ्रैंकी से परेशान थे लेकिन फ्रैंकी को जाता हुआ देखकर ये लोग भी दुखी हो जाते हैं। आइसबर्ग सान फ्रैंकी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। फ्रैंकी इन सभी को छोड़कर जाते हुए बहुत ही ज्यादा दुखी था और सभी को बाय कहकर शिप के ऊपर चढ़ जाता है। हमारे क्रू में एक नया मेंबर शामिल हो जाता है जिसका नाम
नाम है फ्रैंकी। और जाने से पहले फ्रैंकी इन सभी से कहता है, योकोजुना, शहरवासियों, मेरी प्यारी छोटी बहनों, मेरे जानवरों, मेरी फ्रैंकी फैमिली, तुम सभी लोग अपना ख्याल रखना। अपना सपना पूरा करने के बाद मैं एक बार फिर से आऊंगा मेरे दोस्तों। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद एक ऑफिसर गार्प को बताता है कि सर, हमने लूफी की क्रू का पता लगा लिया है और अगर जल्दी नहीं करी गई तो लूफी इनके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो शिप को तैयार करो, हम तुरंत वहाँ पर जाएंगे। और ये सभी लोग लूफी की शिप के पास से जाने लगते हैं, जो कि यहाँ से अब निकल चुकी है। और यहाँ पर कोबी गार्प से पूछता है कि लोग यहाँ पर वापस क्यों आ गए। इन लोगों ने तो लूफी से कहा था कि वो उसे जाने देगा। मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता, सैनगोकू ने मुझे वापस भेजा है। पता नहीं आखिर उसकी दिक्कत क्या है। भाई क्या ये नाक में उंगलियों को डालते हैं भाई ये लोग, क्या ये इतना बड़ा के भाई। आओकी भी यहाँ पर बैठा होता है। यहाँ पर हम स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देखते हैं और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पीछे से फ्रैंकी के सभी साथी इन सभी को अलविदा कहते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम आपको बहुत याद करेंगे सर। और यहाँ पर नामी लूफी से पूछती है, लूफी कहो अब हमें क्या करना चाहिए? वैसे शायद तुम्हारे क्रू में एक और मेंबर भी था, तुम उसे कैसे भूल सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसका इंतजार किया था पर वो अभी तक आया नहीं है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। क्या कहा? वो सब चाहते हैं कि वो वापस से हमारे क्रू को ज्वाइन करे। हाँ सही कहा तुमने लूफी, मैंने ये सब उसके मुंह से सुना है। वो चाहता है कि एक बार फिर से क्रू को ज्वाइन किया जाए। अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो उसे लेने चलते हैं। उसे लेने चलते हैं, चलो। लूफी और चॉपर बस जाने ही वाले थे कि तभी पीछे से जोरो इन्हें रोक देता है। और सॉरी गाइज, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा दिन गाइज कल का वेस्ट गया, इतना शोर मचा रखा है इन लोगों ने। तो सॉरी गाइज अगर ऑडियो में थोड़ी सी नॉइस आ रही हो तो। लूफी और चॉपर यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी जोरो इन्हें रोक देता है। लूफी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें उसे ले जाने दूंगा? हाँ, कोई उसे लेने नहीं जाएगा। पर क्या हो गया भाई जोरो, क्यों यार? लूफी तुम कैप्टन हो, तुम कुछ भी करो लेकिन उसके घमंड के सामने मत झुको। जब तक कि उसॉप माफी नहीं मांग लेता वो इस क्रू में वापस नहीं आने वाला। ओए जोरो क्या बोल रहा है, तू पागल है क्या? हाँ नामी ने सही कहा, उसॉप हमारा दोस्त है, समझ गए ना जोरो? बकवास करना बंद करो। लूफी और उसॉप के बीच में पहले चाहे कुछ भी हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, वो गलती लूफी की हो चाहे उसॉप की। उसॉप ने कहा था ना कि गोइंग मैरी को लेने के लिए वो तुमसे लड़ना चाहता है, अगर वो जीता तो मैरी उसकी हो जाएगी। मंकी डी लूफी मेरे साथ लड़ाई करो। उसने लड़ाई की और वो हार गया और वहाँ से चल दिया। भले ही ये चिलगोजा बंदर दिखने में बहुत ही बेवकूफ हो, पर ये हमारा कैप्टन है और अगर उसॉप इसे एक कैप्टन की तरह इज्जत नहीं दे सकता तो इस क्रू में नहीं आ सकता है। एक कैप्टन का काम होता है अपनी जिम्मेदारी को समझना, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे निकाल देना चाहिए। और तुम मेरी बात सुन लो चिलगोजे, क्योंकि तुम मेरे कैप्टन हो, तुम मुझसे ऊपर हो और अगर अगली बार तुमने कोई कमजोरी दिखाई तो देख लेना लूफी, वो मैं होऊंगा जो इस क्रू को छोड़ेगा। जोरो यार शांत हो जाओ, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम भी? मुझे माफ करना, वैसे अच्छा हुआ वो गधा मान गया हमारे क्रू में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर वो बिना अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे क्रू में वापस आ गया तो देखना मैं उसे हमारे क्रू में वापस नहीं आने दूंगा। ऐसा होने पर हम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। जोरो तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही कह दिया है दोस्त? ना मिसान, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि जोरो सच कह रहा है। जोरो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। एक बात याद रखना, जो भी कैप्टन के खिलाफ जाएगा मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। अगर उस सब के पहले शब्द माफी होंगे तो ठीक है, हम उसे माफ करके अपने क्रू में वापस ले लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ये कोई मजाक नहीं चल रहा कि जब चाहे चले जाओ, जब चाहे वापस आ जाओ। और ये सारी बातें सुनकर ठीक है जोरो, जब तक शिप नहीं बन जाती हम उसका वेट करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो हम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लूफी कहता है कि हमने इसका बहुत इंतजार कर लिया, पर लगता है कि शायद से उसॉप इनके साथ नहीं आना चाहता है। यहाँ पर हम उसॉप को देखते हैं जो कि तेजी से भाग कर कहीं पर जा रहा होता है। आज वही दिन है जब मैं क्रू को वापस से ज्वाइन करने वाला हूँ, पर आखिर मैं कहूंगा क्या? मैं कहूंगा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले रोना बंद करो। अरे लूफी रो क्यों रहे हो यार? वैसे इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अलविदा वाटर 7। यहाँ पर शिप बिना उस सब का इंतजार किए ही यहाँ से आगे चली जाती है। लूफी हमें जल्दी नहीं है यार, चाहो तो थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। पर तभी कुछ शिप पर कैनन से हमला कर देता है। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे दादाजी हैं लूफी, ये एक बार फिर से आ गए। ओए लूफी, ये मैं हूँ तेरा दादाजी। अरे दादाजी क्या हो गया है, सठिया गए हो क्या? हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो भाई? हमारी बात हो तो गई थी, आपने ही बोला था मैं जाने दोगे। माफ करना मेरे बच्चे, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब तुम्हारी ही गलती थी। आखिर तुमने एनिस लॉबी में इतना कुछ क्यों कर दिया बच्चे? और एक नेवी ऑफिसर होते हुए मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे तुम्हें रोकना होगा, इसलिए अब तैयार हो जाओ अगले हमले के लिए। गार्प एक कैनन को पकड़ता है और अपने हाथों से उसे शूट कर देता है। ये क्या हो रहा है? अपने हाथों से कैनन को शूट कर दिया, पर आखिर क्यों? लगता है मैं चूक गया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। 1000 कैनन और लेकर आओ तुम सभी लोग। और तभी चॉपर को उसॉप की खुशबू आ जाती है। ये खुशबू, अरे ये तो उसॉप की है दोस्तों, वो आ गया। और यहाँ पर हम उसॉप को देखते हैं। जाम्बाई उसॉप को देखकर कहता है, अरे ये तो वही लंबी नाक वाला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा तुम शिप के ऊपर होगे। क्या वो सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए क्या? पर ऐसा नहीं हो सकता है, वो सब ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम भूल गए हम साथ में लड़े थे लूफी? और हम कुछ पास्ट के सीन्स को देखते हैं। सोगे किंग, उस झंडे को उड़ा दो। समझ गया दोस्त। और उसॉप ने उस झंडे को जला दिया था। अब तुम कोई उसॉप नहीं हो, अब तुम एक तलवार हो, एक महान तलवार, समझ गए ना? प्रेजेंट में उसॉप कहता है कि तुम ये सब कैसे भूल सकते हो? मैंने तुम सभी की हेल्प की थी सोगे किंग बनके, तो मुझे बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर गार्प का हमला अभी भी जारी था, जिसे देखकर जोरो इसे काट देता है और कुछ को लूफी रोक देता है मोटा होकर। लेकिन इन सब के बावजूद भी गार्प इन पर हमले करता रहता है। और यहाँ पर उसॉप चिल्लाकर कहता है, ए दोस्तों, मेरे पास तुम सभी के लिए खुशखबरी है, मैं तुम्हारी क्रू को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लूफी मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम मेरे बिना दुखी होगे दोस्त, पर मैं आ गया हूँ, प्लीज मेरी बातों का जवाब दो, गुस्सा मत करो। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, प्लीज उसे भूल जाओ, वो बस एक मजाक था, हम अभी भी दोस्त है लूफी, तुम मुझे नहीं भूल सकते ऐसे। पर कोई भी उस सब की बातों
बातों पर ध्यान नहीं देता है। धीरे धीरे करके शिप और भी ज्यादा आगे जाने लगती है। यहाँ पर लूफी और चॉपर को देखते हैं। लूफी उसप आ गया है। जोरो देखो उस वापस आ गया। क्या मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी चॉपर? क्या हो गया है तुम लोगों को? ठीक है कोई बात नहीं लूफी, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि अपने एक घायल दोस्त को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अगर आज हम आखिरी बार मिलने वाले हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, पर जाने से पहले प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। जो बेवकूफी मैंने की है उसके लिए सभी लोग मुझे माफ कर देना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे आखिरी बार माफ कर देना। कसम खाता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं गलत था लूफी, मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, लेकिन क्या तुम एक बार फिर से प्लीज मुझे माफ कर सकते हो? प्लीज एक मौका दो मुझे अपने साथ लेकर जाओ। प्लीज मुझे अपने साथ आने दो। लूफी ये सुनकर उस सब की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। लूफी तुम्हारा शुक्रिया। पागलों के उस सब मुंह से देख के रहे हो, जल्दी पकड़ो। उस सब ये सब सुनकर लूफी का हाथ पकड़ देता है। बेचारा लूफी रो रहा होता है और एक बार फिर से हमारा क्रू फिर से पूरा हो जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे उस सब के दोबारा आने की वजह से। बहुत बढ़िया, अब सब लोग आ गए। अब मैं देखता हूँ इन कैनन्स को। तुम्हारा स्वागत है उस सब वापस हमारे क्रू में। चलो दोबारा से उन सभी एडवेंचर्स पर जाते हैं। गार्प का हमला अभी तक जारी था और यहाँ पर जोरो अचानक से शिप को रोक देता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सर देखकर लगता है कि उन सभी ने हार मान ली है। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो मेरा पोता लूफी है, वो हार नहीं मानता। जोरो अब सेल को खोल दो। ओए फ्रैंकी, क्या ये करना सच में सही रहेगा? मेरे ऊपर शक करना बंद कर दे। अब तुम्हें पता चलेगा ये शिप किस चीज की बनी है। फ्रैंकी तुम तो सच में कमाल के हो। क्या बात है फ्रैंकी, बहुत ही बढ़िया। फ्रैंकी तुम तो कमाल की हो। सालो अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे तुम तीनों, अब देखो नाच रहे हो। सालो नाच कर रहे हो, मेरी हेल्प कर लो, मैं अकेला सब कुछ करूँ। वैसे फ्रैंकी एक बात तो बता, ये सब करने से आखिर होगा क्या? एक सेकंड, उससे बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना तो भूल ही गया। अभी तक हमने शिप को कोई नाम नहीं दिया। वैसे इस समय नाम देना सही नहीं रहेगा, पर अगर तुम सच में चाहते हो कि इसका नाम रखा जाए तो टाइगर शिप कैसा रहेगा? दोस्तों नाम मैं बताऊंगा, इसका नाम होगा एक पोलर बियर। अरे लूफी ये एक शिप है, कोई जानवर नहीं, समझ गया ना? अच्छा ऐसा है तो इसका नाम रखते हैं चिंपैंजी। वैसे सच कहूँ तो आइसबर्ग ने इसका नाम मुझे पहले ही बता दिया था। इसके बाद पास्ट में हम लोग देखते हैं कि आइसबर्ग कहता है कि अगर ये शिप आने वाले एक महान पायरेट की शिप है, एक ऐसी शिप है जो कि हजारों समुद्र को पार कर पाएगी, बिल्कुल सूरज की जैसे, जो कि बहुत आगे तक जाएगी और ग्रैंडलैंड के अंत तक जाएगी, तो इसका नाम होगा 1000 सनी। और सभी को नाम बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। क्या बात है, ये तो बढ़िया नाम है भाई, मेरे गुरीला से भी बढ़िया है। साले लूफी तेरे नाम की चॉइस बहुत गंदी है, तुझे सच में लगता है हम इसका नाम गुरीला रखते हैं? सही कहा, ये नाम मेरे वाले से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, और मैंने सोचा था कि इसका नाम डार्कनेस रखेंगे। अरे रॉबिन पागल हो गई है क्या? ये डार्कनेस कैसे हो सकती है? एक ऐसी शिप जो कि हजारों समुद्र को पार कर पाएगी, इसलिए इसका नाम 1000 सनी रखा गया है। दोस्तों वैसे तुमने मेरा नाम तो सुना ही नहीं। फ्रैंकी न्यू बैटलशिप, ये कैसा रहेगा? तो ठीक है, इसका फैसला हो गया, इसका नाम होगा 1000 सनी। और फ्रैंकी की बात को किसी ने भी नहीं सुना, जिसकी वजह से ये बेचारा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फ्रैंकी जो तुम करने वाले थे उसे करो। तो ठीक है, पर उसे करने से पहले वाटर 7 को अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके बाद हम काफी ज्यादा आगे चले जाएंगे। लूफी ये सुनकर अपने दादाजी को एक आवाज लगाता है, दादाजी कोबी और ये चश्मे वाले, मुझे खुशी है कि हम लोग दोबारा से मिल पाए। हेलमेपो ये सुनकर दुखी हो जाता है कि लूफी ने इसका नाम नहीं लिया, तो मेरे से बचकर नहीं जा सकता है। और गार्प दोबारा से लूफी पर हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसे आराम से रोक देता है। दादाजी अब आप कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ से अब बहुत दूर जाने वाले हैं, हो सकता है हम दोबारा से कभी मिले। लूफी तुम अपने दादाजी से ऐसे बात नहीं कर सकते। आइसक्रीम सान और बाकी सभी लोग, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। वाटर 7 में रहकर हमें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। और तभी कोबी और बाकी सभी लोग सामने की तरफ देखकर चौंक जाते हैं। और गार्प एक बहुत बड़ी कैनन से इन पर हमला करने वाला था। गार्प इन पर हमला कर देता है, सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कैनन इनकी शिप पर गिर जाती, ये शिप एकदम से उड़कर बहुत ज्यादा दूर चली जाती है, बिल्कुल गोइंग मैरी के जैसे। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या, उनकी शिप ये तोड़ गई? पर ये कैसे? ये कोई शिप है कि उड़न खटोला? लगता है स्पीड है इसकी 1216। और ये सभी लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं। और यहाँ पर हम एक दूसरे आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर स्मोकर था। तभी ताशिगी यहाँ पर आ जाती है। स्मोकर सान ये देखिए स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के न्यू पोस्टर्स। स्मोकर वो सारे वांटेड पोस्टर्स देखता है। अगर मैं थोड़ा सा और ताकतवर होता तो शायद मैं कुछ कर पाता। एनिस लॉबी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरी दुनिया में इनका नाम छा जाएगा, लेकिन अगर मुझे वो कहीं पर मिल जाते हैं तो मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। यहाँ पर हम जैफ को देखते हैं जो कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के वांटेड पोस्टर्स को देखता है। ये वही बंदा है जिसे हमने 12वीं आर्क में देखा था। इस सीरीज के स्टार्टिंग के पार्ट्स में जैफ उन पोस्टर्स को देखता है और कहता है कि गवर्नमेंट की आइलैंड एनिस लॉबी को उन सभी ने तबाह कर दिया और इन सब में अपना सांजी भी था, जो कि बहुत अजीब लग रहा था। और सांजी के पोस्टर को देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ब्लैक लेग सांची 77 मिलियन बाउंटी, पता नहीं वो वापस यहाँ पर कब आएगा। यहाँ पर हम लूफी के होम टाउन को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उसके पोस्टर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये तो अपने गाँव का ही था, चलो इसके नाम पर पार्टी की जाए। सभी लोग पार्टी करना बंद करो, हमारे गाँव का एक सीधा साधा लड़का एक पायरेट बन गया। मैंने किसी भी पायरेट को कभी भी किसी गवर्नमेंट के साथ पंगे लेते हुए नहीं देखा है। और तुम सभी लोग पार्टी करना बंद करो, पिलाओ तुम मेरे अब्जा। हाँ? और यहाँ पर हम मिस काया और उसॉप के 3 चेलों को भी देखते हैं जो कि मिस काया को उसॉप का पोस्टर दिखाते हैं। और ये देखकर काया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसॉप एक बहुत बड़ा चोर बन चुका है, यानी कि पायरेट बन चुका है। यहाँ पर हम जोरो के घर में भी देखते हैं जहाँ पर उसके मास्टर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं। और यहाँ पर आरलोंग पार्क के अंदर हम नोजिको को भी देखते हैं। गेंसान क्या आपने उन पोस्टर्स को देखा? नेवी वालों ने कैसा पोस्टर छापा है इसका? जिसमें नामी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। क्या बात है, देखिए कितना खुश लग रही है। चलो मुझे खुशी है कि नामी सही सलामत है। यहाँ पर कुरेहा भी सभी वांटेड पोस्टर्स को देखती है और चॉपर का देखकर बहुत खुश हो जाती है, यानी
यानी कि चॉपर का पोस्टर देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो मेरा चॉपर है, भले इसकी बाउंटी कम हो। कितनी है? ओह शिट, 50 है सिर्फ। चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये ठीक तो है। यहाँ पर हम अलाबास्ता को भी देखते हैं, जहाँ पर हम पोई पोई और इस बंदे का नाम क्या था गाइस, सॉरी मैं भूल गया, पर प्रिंसेस वीवी के जो फादर होते हैं, और वीवी भी देखकर बहुत खुश हो जाती है कि लूफी और ये सभी लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हम ड्रैगन को भी देखते हैं, यानी कि लूफी के पापा को ड्रैगन की नजर उन पोस्टर्स पर जाती है। ये पोस्टर्स किसके हैं? सर ये पोस्टर्स स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के हैं। हाल ही में इन लोगों ने गवर्नमेंट के एक आइलैंड एनिस लॉबी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उस हादसे के बाद ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं सर। गवर्नमेंट इस हादसे को छुपाना चाहती थी सर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। ड्रैगन ये सुनकर बाहर चला जाता है। लूफी, लगता है तुम काफी ज्यादा आगे आ चुके हो। मैं एक दिन तुमसे दोबारा से मिलना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स पार्टी करने लगते हैं ऊसॉप और फ्रैंकी के इस क्रू में वापस आने की खुशी में। और इस तरफ हम ब्लैक बियर्ड को देखते हैं। ये बंदा भी इस न्यूज को सुन लेता है कि लूफी ने क्या कारनामे किए हैं। ये तो सच में कमाल ही हो गया। हाँ, सभी लोग एक बारी से देखो, गवर्नमेंट की आइलैंड एनिस लॉबी को उन सभी ने तबाह कर दिया। उनकी बाउंटी तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैसे हम सभी लोग उनके पास ही हैं, तो क्या किया जाए? लगता है उन सभी का ग्रुप तो गया काम से, अब उनमें से कोई नहीं बच पाएगा। तो ठीक है, चलो उनके पास चलते हैं। सही कहा तुमने, हम जल्दी से वहाँ पर जाकर उन सभी को पकड़ लेंगे। जल्दी से सेल सेट करो। तभी एस यहाँ पर आ जाता है। हे ब्लैक बियर्ड रुक जाओ, आखिरकार तो मुझे मिल ही गए। ब्लैक बियर्ड ये सुनकर पीछे देखता है और देखता है कि एस बैठा हुआ है पीछे। ब्लैक बियर्ड एस को देखता है। अरे क्या हाल है कमांडर? तो क्या यही है व्हाइट बियर्ड का पायरेट पोर्टिकस एस? हाँ वो मैं ही हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, कैप्टन मार्शल डी टेक। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? बकवास करना बंद करो, ये सब बातें अब बाद में करेंगे। तुम पहले हम में से ही एक थे, तो शायद तुम्हें लड़ाई के रूल्स के बारे में पता ही होगा। पर इससे पहले कि हम आगे कुछ करें, तुम मेरे क्रू में शामिल हो जाओ। अगर हम दोनों साथ में मिल गए तो मजा आ जाएगा दोस्त। मेरे पास पहले से ही एक कमाल का प्लान है। सच कहूँ तो व्हाइट बियर्ड्स का राज अब खत्म हो चुका है, और वो इंसान मैं ही हूँ जो आगे चलकर पायरेट्स का राजा बनने वाला है। सबसे पहले मैं उस लूफी के बच्चे को पकड़ूंगा और उसे सरकार को सौंप दूंगा। एक मिनट रुको, आखिर तुम्हें लूफी के बारे में कैसे पता? अरे लगता है तुम उसे जानते हो। लगता ही नहीं, वो मेरा भाई है। मुझे तेरी टीम में ज्वाइन नहीं होना। पीछे से ब्लैक बियर्ड का एक पायरेट एस पर हमला कर देता है, लेकिन लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर होने की वजह से एस को कुछ भी नहीं होता है। देखकर लगता है कि तेरे आदमियों में तमीज नहीं है। लगता है मुझे इन्हें तमीज सिखानी होगी। और एस अपनी फायर गन का यूज करके इन पर हमला कर देता है। एक दूसरा पायरेट भी एस पर हमला करता है, लेकिन अपने फायर पिलर का यूज करके एस उससे बच जाता है। तुम सभी लोग मेरी बात सुनो, उससे दूर हट जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। हम लोग एक लोगिया टाइप के डेविल फ्रूट यूजर के सामने नहीं टिक सकते। ठीक है सर, हम समझ गए। लेकिन तभी एस इन सभी पर हमला कर देता है अपनी आग का यूज करके, जिसकी वजह से टैश जलने लगता है। एस धीरे धीरे करके इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर टैश कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, इसे अकेला छोड़ दो, मैं इसे अकेला हरा दूंगा। ब्लैक बियर्ड और एस एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। टैश खड़ा होता है और कहता है कि एस, मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मुझे मार दो। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया वो सही नहीं था। मैंने अपने साथी को मार दिया। पता है क्यों? क्योंकि तब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उससे वो फ्रूट मिल गया जो कि मुझे चाहिए था। मैं इतने सालों तक व्हाइट बियर्ड की शिप के ऊपर था, बस इसलिए ताकि मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। लेकिन वो चीज मुझे नहीं मिल पाई, वो मिली मेरे दोस्त को। ये सुनकर एस कहता है कि अच्छा, तो तुमने एक डेविल फ्रूट के लिए अपने दोस्त को मार दिया है। और ब्लैक बियर्ड कहता है कि एस, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, और इस डेविल फ्रूट ने मुझे एक नई ताकत दे दी, एक ऐसी ताकत जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। एकदम से ब्लैक बियर्ड के अंदर से अंधेरा निकलने लगता है। तुम आग से बने हो और मैं अंधेरे से। इस लड़ाई के बाद पता चलेगा कि आग जीतती है या अंधेरा। यहाँ पर टाउन के सभी लोग ब्लैक बियर्ड को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और उसे देखकर इधर से उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर टैश कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ये फ्रूट शैतान का था, जो कि अब ये खा चुका है। एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट, डार्क फ्रूट। इसे खाने के बाद ये एक अंधेरे से बना हुआ इंसान बन गया। क्या मैं तुम्हें इसकी असली ताकत दिखाऊं? हाँ, टैश के अंदर से अंधेरा फैलना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अंधेरा धीरे धीरे करके पूरे गाँव में फैल जाता है। अब तुम्हें इसकी असली ताकत के बारे में पता चलेगा। ये है एक ब्लैक होल जो कि हर एक चीज को अपने अंदर समा लेगा। फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो कुछ भी हो। पूरे शहर में अंधेरा सा छा जाता है और धीरे धीरे करके सारी चीजें उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगती हैं। और कुछ ही देर में पूरा का पूरा विलेज खाली हो जाता है। बंजर जमीन बचती है सिर्फ। भाई साहब, ये क्या भाई? अब तुम्हें दिखाता हूँ कि इन सब का मैंने क्या हश्र किया है। ये काली दाढ़ी फिर से अपनी पावर को यूज करता है और शहर के टुकड़ों को बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है। आखिर इसने किया कैसे? ये है कौन? इसका समझे अब, ये है मेरी ताकत। ये देखकर एस को गुस्सा आ जाता है और अपनी फायर फ्लाई की फायर बॉल से ब्लैक बियर्ड पर हमला कर देता है। एक बार फिर से टैश में आग लग जाती है। टैश, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आखिर लोगिया टाइप होने के बाद भी तुम कैसे चल सकते हो? अगर ये लोगिया ही होता तो मेरे अटैक का तुम पर कोई भी असर नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर ब्लैक बियर्ड खड़ा होता है और बताता है कि ये कोई आम डेविल फ्रूट नहीं है। डार्कनेस अपने अंदर हर एक चीज को संभाल लेती है, भले ही वो कुछ भी हो, लाइट से लेकर फायर तक। भले ही ये लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर की तरह काम नहीं करता है, पर इसके बदले में ये हर एक चीज को अपने अंदर संभाल लेता है, यहाँ तक कि तुम्हारे डेविल फ्रूट की ताकत को भी। और टैश वोटेक्स का यूज करके एस पर हमला कर देता है और एस को पकड़ लेता है, जिसे देखकर एस चौंक जाता है। इसका आप समझे? तुम्हें लगा कि तुम एक लोगिया हो, मैं तुम्हें नहीं छुपाऊंगा। हाँ, पर ऐसा नहीं है। टैश एस को मार के पीछे गिरा देता है। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास चाहे कोई भी ताकत हो, वो लोगिया हो या फिर जुआन टाइप, डार्कनेस हर एक चीज को अपने अंदर समा लेती है। और अब समय आ चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का। और वापस से एस को अपने पास बुलाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वक्त रहते एस भी उसे मार देता है। ये दोनों पीछे जाते हैं और एस अपनी क्रॉस फायर का यूज करके इस पर हमला करता है। दोनों
दोनों ही बुरी तरह से थक जाते हैं, पर अभी तक किसी ने भी हार नहीं मानी है। एस एक स्माइल करता है, हार से बढ़िया है कि मैं मर जाऊं। तो फिर ठीक है, अब इस अंधकार को सहन करो एस। एस अपने फ्लेम एम्परर को तैयार कर लेता है। भाई साहब ये फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है भाई। एक तरफ है ब्लैक बियर्ड, एक ऐसा इंसान जिसके सामने डेविल फ्रूट की ताकत किसी भी काम की नहीं है। टैश और एस एक दूसरे पर बहुत तेजी से हमला कर देते हैं। इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ग्रैंड लाइन की एक छोटे से आइलैंड पर हुई ये फाइट पक्का आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा करने वाली है।